हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या फिर बहुत सारे लोग इस चैप्टर को इशू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग करेंगे फुल कॉन्सेप्चुअल क्विक रिवीजन। तो क्योंकि ये बच्चों 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगा, इसमें ऑफकोर्स हम कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें आपको सिर्फ इस लेक्चर को देखना है और सारी जो बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं उसको रिकॉल करना है। मेरे साथ साथ सारी बातों का कॉन्सेप्चुअल रिकैप करते हुए चलना है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी किताब खोलने की आवश्यकता नहीं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर को बहुत सारे लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली आपको बोलना चाहूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या सीखना होता है फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स आपको इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री सीखनी होती है, आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री सीखनी होती है और आपको इसके साथ साथ री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स की एंट्री सीखनी होती है। तो तीन मेजर चीज़ें इसमें सीखनी होती है। प्लस इसी चैप्टर में बच्चों आपको एक चीज़ और छोटी सी सीखनी होती है जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, ये भी आपके प्रॉपर्ली सिलेबस में, जिसमें आपको शेयर कैपिटल वाला पार्ट दिखाना होता है कि कैसे आएगा बैलेंस शीट में, और उससे रिलेटेड उसका नोट्स अकाउंट दिखाना होता है। बट ये जो पार्ट है बच्चों, डिस्क्लोजर वाला पार्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि आपकी बुक 3 का पार्ट बनता है। ये चैप्टर आपकी बुक 2 में है, फर्स्ट चैप्टर है बुक 2 का, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी बुक 3 का पार्ट होता है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत सारे मैं अपनी क्लासेस में डिस्क्लोजर वाला पार्ट जो होता है शेयर कैपिटल का, वो उसी चैप्टर में डिस्कस कर लेता हूं। तो ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं क्लैरिफाई करने के लिए कि ये वाला पार्ट मैं इस रिवीजन वीडियो में कवर नहीं करूंगा। इसमें हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट कवर करेंगे, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू की। ठीक है जी, चलिए। तो जब बच्चों इशू ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, तो जो शेयर्स इशू होते हैं वो कैश पे भी इशू हो सकते हैं या फिर वो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे भी इशू हो सकते हैं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कभी कभी शेयर्स वेंडर्स को इशू होते हैं, कभी कभी प्रमोटर्स को इशू होते हैं, कभी कभी अंडरराइटर्स को इशू होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, अब जब शेयर्स इशू होते हैं वो पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। इशू एट पार का मतलब होता है जब इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं शेयर्स के 10 रुपए के फेस वैल्यू मान के चलूं, तो अगर मेरी शेयर्स की जो इशू प्राइस है वो 10 रुपए ही है, तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। इशू एट प्रीमियम का मतलब होता है व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, यानी अगर मैं 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स 12 रुपए पे इशू कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा इशू एट प्रीमियम। और लास्ट हो गया इशू एट डिस्काउंट। इसका मतलब होता है व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, यानी अगर मैं 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स 6 रुपए में मानो इशू करता हूं, तो ये इशू एट डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो ध्यान रखने वाली होती है वो क्या होती है, कंपनीज एक्ट 2013 जो बेसिकली लॉ है जो कंपनीज को गवर्न करता है, इसका एक सेक्शन होता है सेक्शन 53। ये प्रोहिबिट करता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर शेयर्स स्वेट इक्विटी के फॉर्म पे इशू हो रहे हैं तो वो वाले शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं सेक्शन 54 के अंदर। तो सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। यही रीजन है बच्चों, अब प्रैक्टिकली हमको इशू एट डिस्काउंट पढ़ना ही नहीं होता, और प्रैक्टिकली मतलब ये चलता भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो है इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट आपको पूछा नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, अब जब बच्चों हम पहले बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की। ठीक है, मैंने क्या बोला, शेयर्स कैश पे इशू हो सकते हैं, शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की बात करूं, तो यहां पे भी 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में आपको तोड़ के चलना है। बेसिकली 2 केसेस यहां पे बना के चलने होते हैं। पहला केस होता है व्हेन इशू प्राइस इज रिसीव्ड इन लम सम अलोंग विद एप्लीकेशन। मतलब अगर जो मैं 15 रुपए पे शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो अगर मुझे 15 रुपए पूरे के पूरे एप्लीकेशन के साथ ही मिल रहे हैं,
तो इसको बोलते हैं कि इश्यू प्राइस मुझे लमसम में मिल गया। और दूसरा केस होता है व्हेन इश्यू प्राइस इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी हमें टुकड़ों टुकड़ों में इश्यू प्राइस का जो पैसा होता है वो मिलता है, यानी कि अलग अलग स्टेजेस में मिलता है। जैसे एप्लीकेशन पे कुछ मिलेगा एप्लीकेशन के साथ, फिर अलॉटमेंट पे कुछ मिलेगा, फिर अलग अलग कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो इस तरह जब किस्तों में पैसा मंगवाया जाता है तो उसे बोलते हैं इश्यू प्राइस रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, व्हेन इश्यू प्राइस इज रिसीव्ड इन लमसम, तो लमसम वाले केस में हमें क्या एंट्रीज करनी होती है। यहां पे सिर्फ दो मेन एंट्रीज होती हैं बच्चों। पहली होती है एप्लीकेशन मिलने की एंट्री, जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जो इश्यू हो रहे हैं वो इक्विटी शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। तो उस केस में अच्छी बात ये होती है कि अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि जहां पे भी हम शेयर्स वर्ड यूज कर रहे हैं वहां उसके पीछे इक्विटी वर्ड लगाते हुए चले। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जो आप फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कभी कभी सिर्फ शेयर्स वर्ड लिखा होता है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तो उस केस में फिर आप खाली शेयर वर्ड भी यूज कर सकते हो, राइट। तो एनीवे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान का रखना है यहाँ पे अकाउंट का नाम याद रखना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें क्या अमाउंट आता है यहाँ पे, टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, मतलब टोटल इशू प्राइस आप समझ लो, टोटल इशू प्राइस जो भी रिसीव हुआ हमको एप्लीकेशन के साथ वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। और अगली एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें यही अमाउंट वापस डेबिट हो जाता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आता है फेस वैल्यू वाला पार्ट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें आता है बच्चों प्रीमियम वाला पार्ट अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो। मैंने बोला डिस्काउंट का केस आपको आएगा ही नहीं, तो वो डिस्कस ही नहीं है, सिर्फ पार का केस आ सकता है या प्रीमियम का केस आ सकता है, राइट। तो याद रखना हियर ऑनवर्ड्स पूरे चैप्टर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हमेशा फेस वैल्यू होगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हमेशा प्रीमियम वाला पार्ट होगा। चाहे पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आप एंट्रीज कर रहे होगे, सब जगह ये बात कॉमन रहेगी, राइट। तो ये हो गया बच्चों इशू प्राइस रिसीव्ड इन लमसम, लमसम वाला केस ये हो गया। उसके बाद है आपका इंस्टॉलमेंट्स वाला केस, जहां पे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग किस्तों में पैसा मिलता है। ये ज्यादा कॉमनली आस्क होता है आपके एग्जाम में। तो यहां पे क्या क्या एंट्रीज करनी होती है, तो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मिलने की एंट्री। देखो स्टेजेस आपके बिल्कुल उसी फ्लो में चलेंगे हर क्वेश्चन में। पहले एप्लीकेशन का नंबर आएगा कि एप्लीकेशन का पैसा मिला, फिर अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, फिर कॉल्स अलग अलग मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इस प्रकार से हर क्वेश्चन में ये कॉमन चलता है, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन का जो पैसा मिला उसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे सिर्फ वर्ड का यूज करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। इसमें वही आ जाएगा कि भाई जितना भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। उसके लिए एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आ जाएगा, और इसमें अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी चिपका हुआ है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें प्रीमियम वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्चुअली बच्चों ये जो सेकंड एंट्री होती है ये अलॉटमेंट वाले दिन होती है, बस ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये जो एंट्री कर रहे हैं, एंट्री तो सबको रेडी होती है, बट कॉन्सेप्चुअली बच्चे भूल जाते हैं कि ये एंट्री हो कब रही है, ये अलॉटमेंट के टाइम होती है, जिस वक्त शेयर्स की अलॉटमेंट हो रही होती है, ठीक है। और साथ ही अलॉटमेंट के टाइम अगली एंट्री भी आपकी अगेन हो जाती है, थर्ड एंट्री, जहां पे अब अलॉटमेंट का पैसा भी मंगवाया जाता है। उसके लिए एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट जो हम अलॉटमेंट में मंगवा रहे हैं वो आ जाता है, टू शेयर कैपिटल में फिर से वही फेस वैल्यू आ जाता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम वाला हिस्सा आ जाता है, राइट। तो जहां पे भी बच्चों बस सिंपल याद रखना है कि शेयर कैपिटल जिन भी एंट्रीज में क्रेडिट हो रहा है उसी के साथ हाथ पकड़ के सिक्योरिटीज प्रीमियम भी चलेगा। जिस भी किस्त में प्रीमियम चिपकी हुई है शेयर कैपिटल के अकाउंट के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट हाथ पकड़ के चलेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां पे हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया। अगले स्टेप में बच्चों हमें अलॉटमेंट का पैसा जो हमने ड्यू करा वो मिल जाता है। उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी पैसा हमने मंगवाया था। और कभी कभी कोई नालायक शेयर होल्डर होता है जो पैसा कुछ नहीं देता,
तो अगर कोई पैसा नहीं मिला तो वो हम लोग डाल देते कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। तो जो अमाउंट नहीं मिला, अगर नहीं मिला, हमेशा नहीं होगा, बट अगर कोई पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का तो वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर अगला नंबर आता है बच्चों फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल को फिर से ड्यू करने की हमें बिल्कुल उसी प्रकार से एंट्री करनी होती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी टोटल अमाउंट ड्यू करा फर्स्ट कॉल पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें फिर वो फेस वैल्यू आ गया कि फर्स्ट कॉल में फेस वैल्यू कितना है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें अगेन फर्स्ट कॉल के साथ जो प्रीमियम अगर कोई चिपका हुआ है तो वो आ जाता है। नेक्स्ट एंट्री फिर वही रिपीटेटिव एंट्री बच्चों, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगेन अगर कोई पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, कोई नालायक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो अमाउंट हम डाल देते कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में, डेबिट कर देते जो भी पैसा नहीं मिला। ठीक है, और अज्यूमिंग, मतलब ये मैं अजम्पशन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि सेकेंड कॉल, नेक्स्ट कॉल मेरी फाइनल कॉल है, तो अगर मेरी सेकेंड कॉल फाइनल कॉल है तो उसकी एंट्री भी बिल्कुल सेम वे में चलेगी, इक्विटी शेयर या खाली शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बेसिकली जो लास्ट कॉल होगी उसको एंड फाइनल अकाउंट के साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट वही हो गया कि भाई जो सेकेंड कॉल में पैसा टोटल में मंगवा रहा हूं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें अगेन फेस वैल्यू आ गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर रिजर्व कहीं दिख रहा है तो काट देता हूं, रिजर्व अब वर्ड नहीं यूज करना, याद रखना खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज करना है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम वाला पार्ट है तो ठीक है, अगर प्रीमियम सेकंड कॉल के साथ भी चिपका हुआ है तो। और अगली एंट्री होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा रिसीव हुआ, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। राइट, हर एंट्री में बच्चों याद रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियरली इक्विटी शेयर्स वर्ड लिखा कि भाई इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो जहां पे भी शेयर वर्ड लिखा है उसके पीछे आप इक्विटी वर्ड साथ में चिपकाते हुए चलना। ठीक है जी। अच्छा, अब एक दो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। पहली इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि शेयर्स प्रीमियम पे शो हो रहे हैं, भाई 10 रुपए के शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे शो हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता हमको कि प्रीमियम किसके साथ चिपका हुआ है, क्या वो एप्लीकेशन के साथ चिपका है, अलॉटमेंट के साथ चिपका है, फर्स्ट कॉल के साथ चिपका है, सेकेंड कॉल के साथ चिपका है, वो प्रीमियम वाला पार्ट चिपका किधर हुआ है। कई बार हमें ये नहीं पता होता क्वेश्चन में, तो उस केस में हमें अज्यूम करना होता है कि प्रीमियम वाला पार्ट जो है वो अलॉटमेंट मनी के साथ चिपका हुआ है, तो वो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम चिपक के चल रहा है, ये अजम्पशन होती है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनाने भी बोला जाता है कि कैश बुक भी बनाओ, तो याद रखना बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कैश बुक का पहली बात हम सिर्फ बैंक कॉलम बनाते हैं ऑफ कोर्स, और ये वैसे आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है बट स्टिल फिर भी बताया जा रहा है कि ऊपर जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज है, जहां पे भी बैंक अकाउंट यूज हुआ है, अब उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 11th क्लास में करते थे, वहां कोई नई चीज नहीं है, बस फर्क क्या होगा कि बैंक अकाउंट की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी, बैंक अकाउंट वाला पार्ट सारा कैश बुक में, बैंक कॉलम जो बेसिकली हम वहां पे बना रहे हैं उसमें जाता रहेगा। ठीक है, तो इफ कैश बुक इज टू बी प्रिपेयर्ड देन ऑल बैंक ट्रांजैक्शंस इन द अबव एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उस केस में बैंक की कोई अलग जर्नल एंट्री नहीं करनी, आपको बैंक वाली एंट्रीज सारी कैश बुक में दिखानी है, और बाकी अदर देन बैंक वाली एंट्रीज जो है वो नॉर्मल जर्नल एंट्री में दिखानी है। उदाहरण के तौर पे बस एक एग्जांपल दे देता हूं, पहली एंट्री में होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये वाली एंट्री कैश बुक में आ जाएगी, तो डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगली एंट्री में क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगली एंट्री में कोई बैंक अकाउंट यूज नहीं हो रहा, तो इसकी एज यूजुअल जर्नल एंट्री होती रहेगी। क्लियर हो गया, तो ये बात बस ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्विकली डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो एग्जाम में कॉमनली आस्क होता है इसमें से फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो परचेज ऑफ एसेट के लिए बनते हैं या परचेज ऑफ बिजनेस के लिए बनते हैं। हालांकि कोई नियम नहीं कि बस इन्हीं केस में इशू हो सकते हैं, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, सिनेरियोज हो सकते हैं जहां शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन मतलब अदर देन कैश पे इशू हो रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादातर पूछा जाता है। राइट, तो अगर भाई मैं एसेट परचेज कर रहा हूं तो पहली एंट्री मुझे एसेट परचेज करने की करनी होती है, जो बहुत ही सिंपल एंट्री है बच्चों। बचपन में जो मतलब 11th क्लास में हम जो एसेट क्रेडिट पे खरीदने की एंट्री करते थे, बस वही एंट्री करनी होती है, एसेट अकाउंट डेबिट
टू वेंडर्स अकाउंट। बस इतना फर्क है कि 11th क्लास में अब यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट यूज करते थे, उसकी जगह अब यहाँ पे हमें वेंडर अकाउंट यूज करना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में वेंडर का नाम होगा तो उस वेंडर का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर वेंडर का नाम नहीं है तो बस सीधा सीधा टू वेंडर अकाउंट हम लिख देंगे। इसमें जिस भी एग्रीड वैल्यू पे या जिस भी कंसिडरेशन पे हम लोग एसेट खरीद रहे हैं वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो होगा बच्चों, या तो हम एसेट नहीं खरीद रहे होंगे, हम बिजनेस ही खरीद रहे होंगे, हम किसी और का बिजनेस खरीद रहे होंगे। बिजनेस खरीदने का मतलब होता है कि हम दूसरे किसी और का बिजनेस पूरा खरीद रहे हैं, मतलब हम उसका एसेट भी ले रहे हैं, उसकी लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं। तो उस केस में आपको एक थोड़ी बड़ी सी एंट्री करनी होती है। वैसे मैं बता देता हूं, ये जो एंट्री आप सीखते हो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 के हिसाब से एक सीखते हो, बट वो खैर आपको कोई मतलब नहीं, आपको बस वो एंट्री याद रखनी है। क्या एंट्री होगी? एसेट जो भी हमने लिए उसके लिए एसेट अकाउंट डेबिट करोगे। भाई एसेट डेबिट होता है तो इंडिविजुअली सारे एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, है ना, जो भी एसेट क्वेश्चन में गिवन है। टू लाइबिलिटीज, जो भी आपने टेक ओवर करी उसको टू लाइबिलिटीज करके क्रेडिट करोगे, राइट। टू वेंडर अकाउंट, इसमें आता है बच्चों परचेज कंसिडरेशन, मतलब किस भाव पे हमने बिजनेस खरीदा, किस कंसिडरेशन पे हमने बिजनेस खरीदा। ये करने के बाद बच्चों जर्नल एंट्री में बैलेंसिंग फिगर या तो इधर क्रेडिट साइड पे बच जाता है या फिर डेबिट साइड पे बचता है। क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है तो उसको लिखना होता है कैपिटल रिजर्व, और डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है तो उसको बोलते हैं गुडविल अकाउंट, उसको हम गुडविल लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी बात को बच्चों यहां पे, क्योंकि एमसीक्यू में सवाल आता है, हमने इसी बात को यहां पे समराइज कर लिया। तो सीधी बात है, अगर एग्रीड परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है, अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो उस केस में गुडविल पिक्चर में आ जाएगी। इसको हम लोग परचेज गुडविल बोलते थे अपने गुडविल के चैप्टर में। अगर एग्रीड परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो उस केस में कैपिटल रिजर्व पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर हो गया? और यहां पे नेट एसेट का क्या मतलब होता है? इट मींस एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो भी एसेट टेक ओवर करा माइनस जो भी लाइबिलिटीज टेक ओवर करा, तो उसका जो नेट फिगर होता है उसको बोलते हैं नेट एसेट। तो हमें बेसिकली परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट से कंपेयर करना होता है, तो हमें पता लगता है कि भाई गुडविल आ रही है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो जर्नल है क्वेश्चन में तो आपको ये लिखना है, नहीं तो सीधा सीधा कई बार ये एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो उस एमसीक्यू के लिए आपको मैंने यहां पे ये भी पार्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री एक बार रिकॉल कर लो, या तो एसेट परचेज करनी की होगी या तो बिजनेस परचेज करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। फिर अगले स्टेप में बच्चों दोनों भी केसेस में नेक्स्ट एंट्री सेम चलेगी, इश्यू करने की, शेयर्स इश्यू करने की। ठीक है, तो भाई दोनों जगह देखो वेंडर आया है ना, मैंने एसेट परचेज किया तब भी मैंने वेंडर को कुछ पैसा ड्यू करा, जब मैंने बिजनेस खरीदा तो भी मैंने वेंडर को कुछ पैसा ड्यू करा। तो नेक्स्ट स्टेप में इस वेंडर को हमको शेयर्स इशू करके देना होता है, तो उसकी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट। इसमें पूरा परचेज कंसिडरेशन जितना भी पे करना है वो डेबिट हो जाता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आता है नंबर ऑफ शेयर जो इशू हो रहे हैं इनटू फेस वैल्यू। मैंने बोला शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर हम लोग प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उस केस में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। इसमें अमाउंट आएगा नंबर ऑफ शेयर जो इशू कर रहे हैं इनटू प्रीमियम पर शेयर। अच्छा, कई बार हम लोग कुछ पार्ट पेमेंट बैंक से, चेक से, कुछ ड्राफ्ट वगैरह से कर रहे होते हैं, उस केस में टू बैंक अकाउंट आ जाएगा कि भाई जितना भी पोर्शन हम कैश में, बैंक में, जैसे भी चेक वगैरह से पे कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग कुछ पार्ट पेमेंट के लिए कुछ बिल वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस केस में टू बिल्स पेबल आ जाएगा अगर हुआ क्वेश्चन में तो। ठीक है, अब यहां पे एक कैलकुलेशन आपको करनी भी होती है अपने एंट्री पूरी करने के लिए, और आपको दिखानी भी होती है, वो है नंबर ऑफ शेयर्स की। भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो यहां नोट में दे रखा है, और आपको भी एग्जाम में वर्किंग नोट में करके दिखाना है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, पीसी मींस परचेज कंसिडरेशन, टू बी पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। मतलब अगर 1 करोड़ का परचेज कंसिडरेशन है फॉर एग्जांपल, इसमें से मैंने बोला 20 लाख रुपीस तो मैंने चेक से पे कर दिए, तो बैलेंस जो 80 लाख रुपीस है इसके लिए मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो यहां पे आपको 80 लाख रुपीस लेना है इस कैलकुलेशन में, डिवाइडेड बाय जिस भी मतलब प्राइस पे आप इशू कर रहे हो शेयर्स, उससे आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे पार पे इशू कर रहा हूं तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे।
अगर मैं 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 12 रुपए पे इशू कर रहा हूं तो आप यहां पे 12 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो इशू प्राइस का मतलब ही होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, अगर फेस वैल्यू मतलब अगर पार या मतलब पार पे इशू हो रहे शेयर्स तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू ओनली, और अगर भाई प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो फिर आपको अलग से प्रीमियम ऐड करके देखना पड़ेगा कि कितने इशू प्राइस पे आपके शेयर्स इशू हो रहे हैं, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर्स, ये फॉर्मूले से आपका नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाता है। वंस नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गया फिर आपकी ऊपर वाली एंट्रीज आराम से पूरी हो जाती है। ठीक है, एक बस छोटा सा एक पॉइंट जो यहां नहीं है बट मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं, वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है बट कभी खुदा ना खास्ता आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो डेसिमल्स में आ जाए। ठीक है, वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट ऐसा होगा बट खुदा ना खास्ता नंबर ऑफ शेयर्स अगर डेसिमल में आ जाए, फॉर एग्जांपल 100.21, अब भाई शेयर्स जो होते हैं वो पूरे इशू होते हैं, पॉइंट्स में तो इशू हो नहीं सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो 100 शेयर्स तो पूरे इशू हो जाएंगे। लेकिन ये जो 0.21 वाला हिस्सा है इसके लिए, इसको हम वैसे फ्रैक्शनल शेयर्स बोलते हैं, इसके लिए हम लोग कैश में इसको पे कर देते हैं। ठीक है, तो 0.21 शेयर्स के लिए आपको बस 0.21 इंटू जो भी इशू प्राइस है ये मल्टीप्लाई करके बस अमाउंट निकालना पड़ेगा, और वो पोर्शन आपको अपने आप कैश से पे करना पड़ेगा ओनली इफ ये जो नंबर ऑफ शेयर्स का आंसर आपका जो है वो डेसिमल्स में आ रहा है तो। बट एज आई सेड आई डोंट एक्सपेक्ट ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, चलो इसके अलावा बच्चों बस आपको पता होना चाहिए कि हम इसके अलावा जब शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू होते हैं तो वो प्रमोटर्स को भी इशू हो सकते हैं, वो अंडरराइटर्स को भी इशू हो सकते हैं। हालांकि एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता ये आएगा बट फिर भी आपको ये आना चाहिए जस्ट इन केस एग्जाम में वो पूछ ले। तो प्रमोटर्स को शेयर्स कब इशू होते हैं? उनको शेयर्स इशू होते हैं इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी। प्रमोटर्स ने जो कंपनी के लिए मेहनत वगैरह सारी करी है उसके बदले में ये शेयर्स प्रमोटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली इशू होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बोले तो उनसे कैश नहीं लिया जाता, उनको बस बोला जाता है कि भाई आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट हम ये शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री होती है? फर्स्ट एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। तो यहां हम पहले प्रमोटर को कुछ अमाउंट ड्यू कर देते हैं, कितना अमाउंट है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। दूसरी एंट्री होती है प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखना बच्चों, यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो तब आएगा जब आता है जब शेयर्स के इशू करने के बदले हम कुछ ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे हम कुछ ले थोड़ी रहे हैं, यहां तो हम सर्विसेज जो प्रमोटर ने दे दी उसके अगेंस्ट इशू कर रहे हैं शेयर, तो यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम आने की संभावना नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अंडरराइटर्स को भी शेयर्स इशू हो सकते हैं। अंडरराइटर्स को कब शेयर्स इशू होते हैं, क्यों होते हैं? इन ल्यू ऑफ द अंडरराइटिंग सर्विस रेंडर टू द कंपनी। तो बेसिकली अंडरराइटर्स कंपनी को कुछ सर्विस देते हैं, बदले में अंडरराइटर्स कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, इस कमीशन के बदले शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं अंडरराइटर्स को, राइट। तो इसकी क्या एंट्री होती है? इसमें भी वही फर्स्ट एंट्री करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। तो पहले अंडरराइटर को जो भी अमाउंट है वो ड्यू कर देते हैं, और सेकेंड एंट्री में हम लोग अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एंट्रीज होती है बच्चों, इसीलिए एग्जाम में ही एक्सपेक्टेड नहीं होती कि भाई इतनी डायरेक्ट से सिंपल एंट्रीज आपसे वो पूछ के आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करेगा और अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा बस कॉन्सेप्चुअली याद रखना बच्चों कि ऊपर की जो दो एंट्रीज है बेसिकली प्रमोटर की और जो अंडरराइटर की एंट्री करी, इसमें हमने दो खर्चे लिए। प्रमोटर के केस में हमने एक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा लिया, और अंडरराइटर के केस में हमने अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा लिया। इन खर्चों का क्या होता है बच्चों आगे जाके, ये दोनों भी जो खर्चे वो राइट ऑफ हो जाते हैं जिस साल में ये इनकर हो। कैसे कैसे होते हैं? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा है तो उससे राइट ऑफ हो जाते हैं, नहीं तो कुछ जो भी बच गया पैसा या जो भी खर्चा बच गया वो बैलेंस जो भी खर्चा होता है वो पीएनएल से राइट ऑफ हो जाता है। अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसका सवाल एग्जाम में आएगा, बट इन केस आ जाए तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एंट्री बेसिकली क्या हो जाती है, अगर मैं इसको जनरल एंट्री में बोलना चाहूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो भी यूज करो आप एग्जाम में, या फिर अंडरराइटर के केस में टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। तो जो भी खर्चा आपने बेसिकली ऊपर डेबिट किया, चाहे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का,
चाहे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का, चाहे अंडरराइटिंग कमीशन का, वो इस प्रकार से आपका राइट ऑफ हो जाता है, राइट। तो ये सब बातें बस यू शुड नो इन केस एग्जाम में वो आ जाए। अच्छा, अब इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में तो देखो इतना ही डिस्कशन होता है। अब हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप हमें डिस्कस जो करना होता है, जो आप पढ़ते हो, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स का वैसे मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? कॉल्स इन अरियर्स वो पार्ट होता है जो कंपनी ने शेयर्स इशू के अगेंस्ट मंगवा रखा है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, जो डिफॉल्ट हो गया है ना। जैसे ऊपर की एंट्रीज में हमने बोला कि अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, कोई कॉल का पैसा मंगवाया किसी शेयर होल्डर से, लेकिन उसने डिफॉल्ट कर दिया वो पेमेंट करने में, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर्स। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? इसका अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। आप कह सकते हो इसका अकाउंटिंग करने के दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला होता है ऑल्टरनेटिव 1, मेथड 1, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, और दूसरा ऑल्टरनेटिव या मेथड होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो, मतलब मेथड 1 फॉलो करना चाहते हो, तो इसकी एंट्रीज अगर मैं बोलूं तो ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली थी। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने हर एंट्री में, हर बैंक अकाउंट की एंट्री में हमने कॉल्स इन अरियर्स डेबिट किया था फॉर द अमाउंट नॉट रिसीव। तो बस इसी को बोला जाता है ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जो कि आपका बेसिकली ऑल्टरनेटिव नंबर 1 होता है। एक और आपका तरीका होता है, एक और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन ही ना करो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो इसमें आपको कोई सेपरेट कोई भी अकाउंट नहीं खोलना होता, और जो अनपेड अमाउंट होता है वो जो भी रेलिवेंट कॉल है उसमें बैलेंस पड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी मैंने बोला फर्स्ट कॉल पे मैंने 1 लाख रुपए मंगवाए, उसमें से मुझे 95,000 रुपीज मिल गए लेकिन 5,000 रुपए नहीं मिले। तो इस 5,000 के लिए या तो आप एक कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट अलग से ओपन कर दो और उस पर 5,000 रुपए डाल के दिखा दो। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कॉल अकाउंट में ही ये बैलेंस छोड़ दो, कोई नया अकाउंट खोलो ही मत, फर्स्ट कॉल अकाउंट में ही ओपन खुला रहने दो बैलेंस। तो इसी में एक बैलेंस आएगा 5,000 रुपए का, विच विल बेसिकली शो कि ये कॉल्स इन अरियर्स है, बेसिकली जो पैसा नहीं मिला। क्लियर हो गया? तो ये आपके दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक कंपनीज एक्ट की टेबल एफ होती है बच्चों। इसने टेबल एफ में कॉल्स इन अरियर्स पे एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर रखा है। तो आपसे कोई इंटरेस्ट का कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, अकाउंटिंग तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल एफ में इंटरेस्ट रेट कितना है कॉल्स इन अरियर्स का। तो वो इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो टेबल एफ के तहत इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कितना है? 10% पर एनम, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो पहले तो भाई कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन अरियर्स का आप एक तरह से सोच सकते हो उल्टा, मतलब कभी कभी कोई अच्छा शेयर होल्डर कोई फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट पैसा एडवांस में दे देता है। मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल का पैसा अभी शेयर होल्डर से मंगवाया ही नहीं, फिर भी उसने आके मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया कि ये लो फर्स्ट कॉल का पैसा मैं आपको एडवांस में दे देता हूं, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। क्लियर हो गया? तो अब इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? जब हमें कॉल रिसीव होती है इन एडवांस तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद वंस मैंने कॉल्स इन एडवांस अपने पास रिकॉर्ड कर दिया, अब जिस भी फ्यूचर कॉल के अगेंस्ट मुझे एडवांस में पैसा मिला था, कभी ना कभी तो फ्यूचर कॉल मैं ड्यू करूंगा ना, कभी ना कभी तो मैं मंगवाऊंगा, कभी ना कभी तो फर्स्ट कॉल जो मैंने अभी नहीं मंगवाई वो फ्यूचर में जाके मंगवाऊंगा। तो जब फर्स्ट कॉल फ्यूचर में मैं मंगवा लेता हूं जिसके अगेंस्ट मुझे एडवांस में पैसा मिला था, तब मैं इस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर देता हूं। तो उसको एडजस्ट करने की क्या एंट्री होती है बच्चों? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं वैसे आपको पूरा पिक्चर क्लियर करना चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट जब मुझे पैसा मिलेगा, जब मुझे फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा कि जो पैसा मुझे फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसी एंट्री में मैं कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा कि भाई कुछ पैसा तो इसमें से ऐसा था जो मुझे पहले ही मिल चुका था, तो वो बस मैं यहां पे एडजस्ट करके दिखा दूंगा। दिस विल बी द जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया? और यहां पे भी बच्चों फॉर योर एमसीक्यूज, एमसीक्यू के लिए बस याद रखना कि कंपनीज एक्ट के टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस है 12% पर एनम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू। अगेन इसकी भी अकाउंटिंग नहीं पूछी जाती, सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको पता होना चाहिए। टू क्रक्स मतलब हो गया टू सम अप,
टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कितना होता है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होता है 12% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसका क्या मतलब होता है, पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इट मींस व्हेन नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब यानी अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन अगर 1,20,000 शेयर्स की आ गई तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट 1,20,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी फिर इसको कैसे डील कर सकती है? तो इसको डील करने के मोटे मोटे 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी एंड एक्सेप्ट द रिमेनिंग एप्लीकेशन फुल्ली। मतलब ये जो 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, इन 20,000 एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर दो सॉरी बोल के, और इन्होंने जो भी एप्लीकेशन का पैसा दिया होता है वो उनको वापस लौटा दो। तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। अब इस ऑल्टरनेटिव में बच्चों क्या जर्नल एंट्री होती है, तो जो आपकी बेसिकली सेकंड एंट्री होती है, जिस एंट्री में आप एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो अलॉटमेंट के टाइम पे, तो आपको क्या एंट्री करनी होती है? तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमको क्या एंट्री करनी होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल एप्लीकेशन मनी जितनी भी रिसीव हुई वो यहां पे डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट हुए हैं, जैसे मेरे केस में अलॉट कितने कर रहा हूं मैं 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर कोई प्रीमियम है भाई तो ये प्रीमियम भी बच्चों 1 लाख शेयर के हिसाब से निकलेगा, 1 लाख शेयर इंटू प्रीमियम पर शेयर। और जो मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी में रिफंड कर रहा हूं, जो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, उसको मैं यहां पे रिफंड करके दिखा दूंगा टू बैंक अकाउंट। ये मेन पार्ट है। ऊपर वाली एंट्री तो वही पुरानी एंट्री है, बस मेन क्या पार्ट है कि आपको इस केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना है, बस वो आपको यहां पे टू बैंक अकाउंट करके दिखाना होगा। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सेकेंड ऑल्टरनेटिव होता है आप लोगों का फेवरेट, इसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो यहां पे एक पॉजिटिव अप्रोच रखी जाती है। हम यहां पे किसी शेयर होल्डर को बाय बाय नहीं बोलते, किसी को सॉरी नहीं बोलते, किसी शेयर होल्डर को निराश नहीं करते। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो 20,000 शेयर पे जिन्होंने दाव लगाया उनको तो हमने निराश कर दिया, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। यहां पे हम किसी को निराश नहीं करते, हम यहां पे एक पॉजिटिव अप्रोच लेते, हम प्रपोर्शनेटली अलॉट कर देते। हम बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को कि आपने जितने शेयर्स अप्लाई करे आपको पूरी उतनी की आप अलॉटमेंट तो नहीं करेंगे, हम प्रपोर्शनेटली कुछ कम शेयर्स की आपको अलॉटमेंट कर देंगे। तो फर्क ये हो जाता है यहां पे बच्चों, यहां पे भी 1 लाख शेयर ही अलॉट होंगे, लेकिन कोई भी एप्लीकेंट निराश होकर घर नहीं जाएगा। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 शेयर्स अलॉटेड फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड, तो ये हमको निकालना पड़ता है कि भाई अगर 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट मैं बोलता हूं 1,20,000 की एप्लीकेशन आई, तो मैं बोल देता हूं एक काम करते हैं भाई, हर 12 शेयर्स के बदले हम सिर्फ 10 शेयर्स अलॉट करते हैं, सिंपल। तो इस प्रकार से 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर्स की ही अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो हम हर एप्लीकेंट को बोलते हैं भाई आपके 12 शेयर्स के अगेंस्ट हम 10 शेयर की ही अलॉटमेंट करेंगे। इसको ही बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी एंट्री अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले थर्ड ऑल्टरनेटिव देख लो। थर्ड ऑल्टरनेटिव कुछ नया नहीं है, इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर देते हैं। तो इसमें एसच नया नहीं है, मेन है ऑल्टरनेटिव 1 और 2, वो समझ गए, उसकी अकाउंटिंग समझ गए। तो ऑल्टरनेटिव 3 के केस में तो बस दोनों की अकाउंटिंग को मर्ज करके करना है। क्लियर हो गया? अब मेन है बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ का काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो आपका फेवरेट भी होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्वेश्चन में जब आता है तो मजा आता है करने में, क्योंकि आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कैलकुलेटेड होती है प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में, वो होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है बच्चों, बहुत बच्चे पता नहीं क्या इसको ट्रीट करते कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, कौन सी रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है भाई। जब मैंने बोला कि मैंने 12 शेयर्स के बदले 10 शेयर्स को अलॉट किया, अब एप्लीकेंट ने तो 12 शेयर्स की मुझे एप्लीकेशन पैसा दिया, मुझे एप्लीकेंट ने 12 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन जब मैंने
अलॉट ही उसको 10 शेयर किया, मैंने उसको अलॉट ही 10 शेयर किया, तो खुद समझ जाओ कि इसका मतलब जो 2 शेयर्स हैं उस पे जो मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिला है ये फालतू मिला है। बात समझ में आ रही है? जब 12 के बदले 10 ही अलॉट करना तो मुझे एप्लीकेशन का पैसा तो 10 शेयर पे ही मिलना चाहिए था, जबकि मुझे 12 शेयर पे मिला हुआ है। तो जो 2 शेयर पे मुझे फालतू एप्लीकेशन का पैसा मिला है इसी को बोला जाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बस ये इसका बड़ा साधारण सिंपल मीनिंग होता है। बस इसी का बस कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला देखो बन गया, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मैंने बोला 12 माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मैंने बोला 10 इनटू एप्लीकेशन पर शेयर जितना भी मैंने बोला, फॉर एग्जांपल 3 रुपए एप्लीकेशन पे तो इनटू ₹3, ऐसे आपका निकलता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला प्रो राटा के केस में। अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का करना क्या होता है, इसकी कैसे ट्रीटमेंट होती है, इसकी कुछ एडजस्टमेंट होती है। अब यहां पे मैंने 2 केसेस में तोड़ दिया। पहला, इफ एक्सेस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, ये अज्यूम करना है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, राइट। तो इस केस में हम लोग इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं, और वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस बच गया तो उसको हम लोग रिफंड कर देते हैं। अकॉर्डिंगली देखो इसकी एंट्री क्या होती है, अगेन वही कॉन्सेप्चुअली सेकेंड एंट्री चल रही है अलॉटमेंट पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जिसमें टोटल एप्लीकेशन मनी आ गई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट इसमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू ये अमाउंट आ गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर भाई एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी चिपका हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इसमें वो अमाउंट आ जाता है जो अलॉटमेंट के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर रहे हैं, जो एक्सेस पैसा हम अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं वो आ जाता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचा तो हमने बोला वो रिफंड करना होता है, तो उसके लिए हम टू बैंक अकाउंट जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया उसको हम लोग रिफंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोल देता है, कभी कभी ये बोलता है क्वेश्चन कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप अलॉटमेंट से और उसके बाद फ्यूचर कॉल से ही एडजस्ट करो, मतलब इसको बस एडजस्ट करके खत्म करो, कुछ रिफंड मत करो, सिर्फ एडजस्ट करो फ्यूचर कॉल से और खत्म करो। ये तभी फॉलो होता है जब क्वेश्चन में लिखा हो, वरना नहीं फॉलो होता। ठीक है, तो इस केस में बस क्या करना होता है, बिल्कुल वही एंट्री चलेगी। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल एप्लीकेशन मनी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट इसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू पर शेयर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर कुछ है तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इसमें वो अमाउंट आ गया जो अलॉटमेंट से एडजस्ट किया। बस फर्क क्या हुआ, केस 1 में जो हमने बचा हुआ पैसा बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया था उसकी जगह हम यहां पे क्या कर रहे हैं, उस बचे हुए पैसे को फ्यूचर कॉल से एडजस्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम यहां पे लिख देते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। तो ये वो अमाउंट हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो फ्यूचर कॉल से एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जो जिसमें फॉरफीचर वगैरह भी हो रहा होता है, उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कॉन्सेप्चुअली याद रखना, वेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड प्रीमियम इज पेबल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, देन एक्सेस मनी will be first adjusted towards share capital, any amount left is then adjusted towards premium due on allotment। सिंपल मतलब ये है कि मानो भाई मेरे अलॉटमेंट जो है उस अलॉटमेंट में कुछ पैसा फेस वैल्यू का मंगवा रहा हूं, कुछ पैसा प्रीमियम का मंगवा रहा हूं। अब जब मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करूंगा तो सवाल ये होगा कि उस एडजस्टमेंट में मैं पहले फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करूं या पहले प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करूं। तो कॉन्सेप्चुअली याद रखना है, सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले तो आपको इस फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है, उसके बाद जो बच गया वो प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, फेस वैल्यू की, सेकंड प्रायोरिटी है प्रीमियम की, जब आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये फॉरफीचर की एंट्री बनाने के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट लगाना, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे बोला भाई प्रो राटा के केस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो अभी भी मेरी प्रो राटा की डिस्कशन खत्म नहीं हुई, अब एक डिस्कशन और है। आपको कैलकुलेट करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड या नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन केस ऑफ प्रो राटा। मतलब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में प्रो राटा का केस होता है और किसी शेयर होल्डर का वो बता देता है कि कितने शेयर्स अप्लाई करे, आपको निकालना पड़ता है वो यूज करके कि कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, या उल्टा हो जाता है, कभी कभी किसी शेयर होल्डर का वो बता देता है कि प्रो राटा के केस में, प्रो राटा की कैटेगरी में उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए,
आपको निकालना पड़ता है उसको यूज करके कि इसका मतलब उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट when number of shares applied by कोई भी शेयर होल्डर, फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टर एक्स इज गिवन, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड गिवन है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितने हुए वो निकालना है। तो उसके लिए क्या है, आपका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, उस कैटेगरी का, जिस भी कैटेगरी में उसको अलॉटमेंट हुई है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बात समझ में आ रही है? और अगर उल्टा सिनेरियो हो गया, क्वेश्चन में उसने बता दिया कि कितने शेयर्स प्रोराटा की कैटेगरी में अलॉट हुए, आपको निकालना है उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे, तो उसके लिए उल्टा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जिस भी कैटेगरी के अंदर वो फॉल करता है उसको यूज करके, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपने अगर क्वेश्चन देखो भाई प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या आपको सिखा रहा हूं, क्या बात हम रिवाइज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर खुदा ना खास्ता भाई ऐसा मैं मान तो नहीं रहा होगा, बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नई ढंग से प्रैक्टिस करी होगी तो भाई आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट का, तो मैं कोई क्वेश्चन वगैरह करा के तो ये आपको नहीं करा पाऊंगा रिवाइज। ठीक है, चलो अगला, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर और ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो एक और चीज आपको कई बार कैलकुलेट करनी पड़ती है, आपको निकालना पड़ता है कि भाई अगर प्रोराटा अलॉटमेंट है, कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसी हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया है, उसके बाद किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मेरे को बस ये निकालना होता है कि भाई कितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया। बहुत सिंपल, अगर मैं फिगर लेके बिल्कुल सिंपल वे में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट पे 100 रुपए मंगवाए और क्वेश्चन ने बोला कि भाई इस नालायक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई देखो 100 रुपए तो मैंने अलॉटमेंट के मंगवाए, लेकिन इसमें से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। तो इन नेट अमाउंट, इन नेट मैं बोलूंगा कि मुझे मिलने कितने पैसे थे, 80 रुपए मिलने थे शेयर होल्डर से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे शेयर होल्डर से, इस नालायक शेयर होल्डर से ये 80 रुपए नहीं मिले। बस ये कैलकुलेट आपको यहां पे करना होता है। देखो वही बात यहां लिखी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट पर शेयर। तो ये 100 रुपए मैंने मंगवाए, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, मैंने बोला 20 रुपए तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो मैंने एडजस्ट कर लिया। तो इससे निकल जाता है अमाउंट ड्यू बट अनपेड ऑन अलॉटमेंट। तो 80 रुपए इसका मतलब फाइनली मेरे को इस नालायक शेयर होल्डर से नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट होता है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का उल्टा हो गया। इट मींस व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या सब्सक्राइब्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, यानी कि उल्टा हो गया, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 95,000 शेयर्स की आई, कम शेयर्स की आई, तो इसी सिनेरियो को बोल दिया जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो अच्छी बात यह है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कोई मत्थापच्ची नहीं है, यहां पे कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, सिर्फ सारी जो हम एंट्रीज बनाते हैं एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, कॉल्स की, वो 95,000 शेयर यानी जितनी की एप्लीकेशन आई उसकी हिसाब से बनाते हैं। ये 1 लाख शेयर्स की कोई रेलिवेंस नहीं बचती एंट्री करते वक्त। सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो सेबी के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड है, क्या वो रिसीव हो गया कि नहीं। और सेबी ने आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, प्रिस्क्राइब कर रखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए 90% ऑफ शेयर्स इशूड, है ना। तो अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे तो बस मेक श्योर करना है हमको कि इसका 90% यानी 90,000 आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एटलीस्ट इतनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, तभी अलॉटमेंट आगे हो सकती है, वरना अलॉटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे मैंने 95,000 बोला, तो 95,000 90,000 की मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है, तो यहां पे अलॉटमेंट नॉर्मली हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा बस कोई और स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो उस केस में भाई आगे तो कोई अलॉटमेंट होगी नहीं। उस केस में जो भी एप्लीकेशन आई है उनको वापस एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उनका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। हालांकि बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आपका पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं ना। अगर आप स्टार्टिंग में ही बोल दोगे कि भाई अलॉटमेंट हो नहीं सकती, तो आपको एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर रहे हैं, बात खत्म, फिर आगे की एंट्रीज तो कभी होगी ही नहीं।
तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में तो एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट हाँ कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। ठीक है, इशू से रिलेटेड मेरी सारी डिस्कशन खत्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका, अगर मैं मेजर सेकंड पार्ट बोलूं, वो है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर का मतलब क्या होता है? इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड अमाउंट, राइट। तो अगर मैंने कोई शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, मैंने उसको रिमाइंडर भी दिया भाई दे दो दे दो दे दो, फिर भी नहीं दिया, तो कंपनी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है भाई तुम पैसा तो दे नहीं रहे हो, तो अब हम आपके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हम आपके शेयर्स, आपके शेयर्स का जो कागज है, सर्टिफिकेट है, वो हम फाड़ के फेंक रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी को बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। हालांकि ये जितनी सिंपली मैंने बोल दिया ओरली, उतनी सिंपली एक्चुअली होता नहीं। फोरफीचर करने के लिए कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस जो भी हैं उसका कंप्लायंस पूरा करना पड़ता है, जो आपको नहीं जानने की जरूरत, आपको तो बस मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। तो अ नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर बिफोर सच कैंसिलेशन। तो ये एक पॉइंट है कंपनीज एक्ट का कि भाई ऐसे नहीं कि उठा के आप कैंसिल कर दो, आप उसको नोटिस दोगे, आप उसको मौका दोगे अच्छे से शेयर होल्डर को कि भाई तू पैसा दे दे, नहीं तो हम तेरा शेयर्स कैंसिल कर देंगे, फोरफीट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे अगर भाई शेयर्स फोरफीट हो ही गए, कैंसिल हो ही गए, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर इज नॉट रिफंडेड। वंस मैंने किसी शेयर होल्डर का शेयर फोरफीट कर दिया, तो अब वो मेरे पास आके ये नहीं कह सकता कि लाओ दो, मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा था, मैंने अलॉटमेंट का पैसा तो दे रखा था, जितना पैसा मैंने दे रखा था वो मेरे को वापस कर दो, आपने तो मेरे शेयर फोरफीट कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता, कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है। तो वंस किसी शेयर होल्डर का शेयर फोरफीट हो गया, तो उसने जो भी पैसा दे रखा है वो उसको वापस रिफंड नहीं करना होता। ठीक है, तो उस केस में जो पैसा फोरफीटेड शेयर पे मिल चुका है मेरे को, उसको हम लोग फोरफीटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, बैलेंस ऑफ फोरफीटेड शेयर अकाउंट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट्स। ये मैं बाद में, ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि शेयर कैपिटल की जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड वाला पॉइंट है वो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में रिकॉल कर लेंगे, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं मुद्दे की बात करूंगा, फटाफट से रिवाइज करेंगे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फोरफीचर की। तो फोरफीचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए बच्चों आपको केस बनाना पड़ता है। पहला होता है इश्यू एट पार, दूसरा होता है इश्यू एट प्रीमियम। मतलब जो शेयर मैंने फोरफीट करे वो पार पे इश्यू हुए थे, तो वो एक केस हो गया। जो शेयर मैंने फोरफीट करे वो प्रीमियम पे इश्यू हुए थे, वो एक केस हो गया। पार है तो उसकी अपनी एंट्रीज चलती हैं, लेकिन अगर प्रीमियम का केस है तो फिर से इसको आपको दो टुकड़ों में तोड़ना होता है। आपको चेक करना पड़ता है कि अगर प्रीमियम का केस है तो क्या वो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, क्या वो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो प्रीमियम रिसीव्ड, या फिर दूसरा क्या सिनेरियो बनेगा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कि जो शेयर फोरफीट कर रहे हैं उसमें प्रीमियम भी नहीं मिला हुआ, तो ये आपका अगला केस हो गया। तो अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्चुअली बोलना चाहूं तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, इस प्रकार से 3 बेसिकली सिनेरियोज बन जाते हैं फोरफीचर के लिए, राइट। तो सिनेरियो नंबर 1 मैंने बोला फोरफीचर ऑफ शेयर इशू एट अपार, तो इसमें क्या एंट्री होती है, तो सिंपल बताओ मैं क्या है, मेन कॉन्सेप्ट में अगर बोलूं तो इशू की जो नेट में उल्टी एंट्री करनी है, आपको कैंसिल करना है। तो जब शेयर इशू हुए थे तो आपने हर जगह शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, जब शेयर कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें जो अमाउंट आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू फेस वैल्यू कॉल्ड पर शेयर, जितना भी फेस वैल्यू कॉल्ड है, ठीक है, यानी कॉल्ड अप वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसको डेबिट करते हैं। 2, फोरफीटेड शेयर अकाउंट, इसमें हम लोग डालते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर, जो मैंने ऊपर भी बताया था कि भाई जो पैसा मिल गया वो रिफंड नहीं करना हमें, वो हम अलग से एक अलग खाते में डाल देते हैं फोरफीटेड शेयर अकाउंट में। 2, शेयर रेलिवेंट कॉल अकाउंट या फिर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये है वो अमाउंट जो ड्यू हो चुका था बट रिसीव नहीं हुआ, है ना। अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर रखा है हमने ऊपर की एंट्रीज में, इशू की एंट्रीज में एक्सक्यूज मी, उस केस में हम लोग यहाँ पे 2 कॉल्स इन अरियर्स करेंगे। अगर ऊपर की एंट्रीज में हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट नहीं यूज कर रखा तो हमने यही सीखा था, उस केस में रेलिवेंट कॉल में बैलेंस पड़ा रहता है, तो उस केस में वो रेलिवेंट कॉल हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, राइट। अच्छा, सिनेरियो नंबर 2 हो गया इशू एट प्रीमियम का, जहां पे प्रीमियम जो है वो रिसीव हो चुका है, प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर। तो हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो सेक्शन में डिस्कस नहीं कर रहा बच्चों, वो मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में अलग से डिस्कस कर रखा है। वो बेसिकली बताता है
कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के कहां कहां एप्लीकेशन हो सकती है, उसको सिर्फ 5 ही जगह यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके अलावा कोई छठी जगह उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। बस उसी कॉन्सेप्ट को, उसी प्रोविजन को ध्यान रखते हुए एक कॉन्सेप्ट हमारा फोरफीचर के टाइम बन जाता है कि भाई जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है वो अब वापस नहीं होगा। वापस नहीं होगा मतलब रिफंड वाली बात नहीं है, जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ यूटिलाइज हो सकता है सेक्शन 52 में जो यूजेस बता रखे 5 उसी जगह यूटिलाइज हो सकता है, छठी जगह नहीं हो सकता। इसलिए 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल गया, वो अब रिवर्स नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो बस इस केस में हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स नहीं करना होता, बस ये मेन बात हो गई। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट रिजर्व नहीं होगा, यहां विल नॉट बी डेबिटेड। नॉट बी डेबिटेड मतलब रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया था तब हमने क्रेडिट कर रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम को, अब हम उसको डेबिट नहीं करेंगे वापस, क्योंकि वो रिसीव हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली इट कैन, मतलब उसकी एंट्री क्या हो गई, मतलब फोरफीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आ गया नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप पर शेयर टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट। इसमें आता है बच्चों फेस वैल्यू रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग ऊपर प्रीमियम रिवर्स नहीं कर रहे, तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट में हम प्रीमियम वाला पार्ट नहीं डालते, सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट डालते हैं कि जितना फेस वैल्यू रिसीव हो चुका है। और टू शेयर रेलिवेंट कॉल अकाउंट या टू कॉल्स इन अरियर्स, जो भी एज द केस में भी, इसमें आता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज यूजुअल। ठीक है, अब इसी का मतलब लास्ट केस बन गया कि व्हेन प्रीमियम भी नॉट रिसीव्ड है, कि भाई प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो अब सेक्शन 52 का कोई यूज नहीं आया, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिला ही नहीं, तो अब उसको यूज करने वाली बात ही कहां आ गई, कुछ नहीं आई। तो उस केस में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, मतलब इस केस में रिवर्स हो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री क्या होती है फॉर फोरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें वही नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप पर शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसमें आता है प्रीमियम जो कॉल कर रखा है बट नॉट रिसीव्ड है, जो प्रीमियम मंगवा रखा है लेकिन मिला नहीं। ध्यान रखना, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां जो डेबिट हो रहा है वो प्रीमियम है जो मिला नहीं, ठीक है, जो नॉट रिसीव्ड है। टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट, इसमें तो याद रखना फेस वैल्यू ही आता है रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर। और लास्ट है टू शेयर रेलिवेंट कॉल या कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, इसमें वही आता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो भी टोटल पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर से इंक्लूडिंग प्रीमियम वो इसमें क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपकी होती है फोरफीचर की एंट्री। अब बच्चों जब शेयर्स फोरफीट हो जाते हैं उसके बाद कभी कभी जो शेयर्स फोरफीट हुए हैं वो वापस से रीइश्यू हो जाते हैं किसी और को, तो उस रीइश्यू की आपकी एंट्री क्या होती है, तो ये आपका मेन थर्ड पार्ट हो गया, ये थर्ड मेन पार्ट हो गया। इश्यू की एंट्रीज हो गई, फोरफीचर की हो गई, अब थर्ड हो गई रीइश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर। तो इट मींस, इसका मतलब होता है रीइश्यूइंग द शेयर दैट पर फोरफीटेड यानी कैंसिल्ड बाय द कंपनी। अब ये जो फोरफीचर जो शेयर्स रीइश्यू होते हैं, फोरफीटेड शेयर जो रीइश्यू होते हैं, ये पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। इश्यू एट रीइश्यू एट पार का मतलब होता है व्हेन रीइश्यू प्राइस इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। रीइश्यू एट प्रीमियम का मतलब होता है व्हेन रीइश्यू प्राइस इज मोर देन पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। और रीइश्यू एट डिस्काउंट होता है व्हेन रीइश्यू प्राइस इज लेस देन पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। ठीक है, तो यहां पे रीइश्यू के टाइम बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है कि रीइश्यूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है, रीइश्यूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है। कई सारे क्वेश्चन में, मेजॉरिटी क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू क्वेश्चन बता देता है कि कितनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि रीइश्यूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है, तो उस केस में आपको क्या मानना है, मैंने लास्ट में नोट डाल रखा है ये रहा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं बता रखा कि रीइश्यूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू क्या है, देन इट्स पेड अप वैल्यू विल बी टेकन एज कॉल्ड अप फेस वैल्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर। तो अगर क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू बता रखी है रीइश्यूड शेयर्स की तो वेल एंड गुड, नहीं बता रखी तो आपको क्या लेके चलनी है, जो फोरफीट करते वक्त हमने कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिया था, फोरफीट करते वक्त जो हमने कॉल्ड अप फेस वैल्यू शेयर लिया था, मतलब जिस अमाउंट से हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था फोरफीचर के टाइम, उसी अमाउंट को हम लोग मान लेंगे कि वो पेड अप वैल्यू है ऑफ फोरफीटेड शेयर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब वंस आपको पेड अप वैल्यू पता लग गई, चाहे क्वेश्चन के द्वारा चाहे आपके अजम्पशन के द्वारा, फिर आपको पता लग जाएगा कि रीइश्यू पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है। पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रीइश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, भाई सेक्शन 53 डिस्काउंट बना करता है ना, तो अकॉर्डिंगली
वो बात ध्यान में रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 53 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सेक्शन 53 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट देखना पड़ता है कि कितना मैं दे सकता हूं रीइश्यू के टाइम, सो दैट मेरा सेक्शन 53 जो है कंपनीज एक्ट का वो वायलेट ना हो। अकॉर्डिंगली आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का एंड साथ में मिनिमम रीइश्यू प्राइस का। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर क्या होता है बच्चों? इट इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफीटेड दैट इज फेस वैल्यू रिसीव पर शेयर। सिंपल भाषा में भाई जो शेयर मैंने फॉरफीट कर दिए थे उस पे मानो मेरे को 4 रुपए मिल चुके थे, तो 4 रुपए तो मैंने कहां ट्रांसफर कर दिए थे? फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो मैं मैक्सिमम ये जो 4 रुपए फालतू पड़े हुए हैं फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में, इतने रुपए का ही डिस्काउंट दे सकता हूं, इससे ज्यादा का नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा का डिस्काउंट दूंगा तो मेरा सेक्शन नंबर 53 का वायलेशन हो जाता है। इतनी गहराई पे आपको सोचना नहीं है, मुद्दे की बात बस याद क्या रखनी है, मेन कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर। सिंपल भाषा में जितना भी फेस वैल्यू रिसीव हो चुका है पर शेयर, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। ठीक है, वंस आपको ये पता लग गया कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है, तो आप ये भी निकाल सकते हो उल्टे ढंग से कि मिनिमम री इशू प्राइस कितना होना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू पेड अप फेस वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स। वो क्या होता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। तो अगर 8 रुपए का पेड अप वैल्यू पर शेयर है और इसमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मैंने बोला 4 रुपए का ही दे सकता हूं, तो इसका मतलब मुझे मिनिमम 4 रुपए का री इशू प्राइस रखना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें याद आ गई सारी बातें। अब वंस ये सारी बातें समझ आ गई तो फटाफट से अकाउंटिंग पार्ट देख लो कि भाई री इशू की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो अगर री इशू एट पार हो रहा है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल। बैंक अकाउंट में ध्यान रखना क्या आता है, बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव हुआ है, मतलब आप कह सकते हो री इशू प्राइस आ जाता है कि भाई कितने प्राइस पे आपने री इशू करा। शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू आता है, पेड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर री इशू हो रहा है प्रीमियम तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें अगेन अमाउंट रिसीव्ड आता है, मतलब री इशू प्राइस कितने रुपए पे आपने री इशू करा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या आता है? पेड अप वैल्यू, वही पेड अप वैल्यू जो मैं पहले आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका, तो इसमें पेड अप वैल्यू आ जाता है। और क्योंकि रीइश्यू एट प्रीमियम के केस में हमने हमारा रीइश्यू प्राइस पेड अप वैल्यू से ज्यादा है, तो जो प्रीमियम वाला पार्ट है उसको कहां डाल देते हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, इसमें आ जाता है प्रीमियम ऑन रीइश्यू। और लास्ट हो गया रीइश्यू एट डिस्काउंट, इसमें क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें वही अमाउंट आता है रीइश्यू प्राइस का जो अमाउंट रिसीव हुआ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें वही पेड अप वैल्यू आ जाती है। और जो डिस्काउंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग फॉरफीटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। तो उस केस में हमें कौन सा अकाउंट यूज करना है? फॉरफीटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है रीइश्यू पर वो हम लोग किससे डेबिट कर देते हैं? फॉरफीटेड शेयर अकाउंट से। ठीक है, फॉरफीचर होने के बाद बच्चों आपको एक काम अपने आप करना होता है, क्वेश्चन बोलता नहीं अक्सर वो करने के लिए, लेकिन जब भी फॉरफीचर प्लस रीइश्यू हो रहा है, फॉरफीचर होने के बाद शेयर्स रीइश्यू भी हो रहे हैं, तो आपको निकालना होता है गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। ये गेन निकालने के बाद आपको इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको ये निकाल ले, बट आपको अपने आप करना है। ठीक है, कभी नहीं बोलेगा क्वेश्चन आपको कि कैपिटल रिजर्व निकालो। हाँ, एमसीक्यू के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते कभी कभी कैपिटल रिजर्व निकालने के, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब प्रॉपर प्रैक्टिकल बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूरी अकाउंटिंग वगैरह करनी होती है, उसमें कभी क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि कैपिटल रिजर्व भी निकालो, वो आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो ये निकालने कैसे होता है बच्चों? तो इसमें भी मैंने 2 केसेस तोड़ दिए। केस नंबर 1 बोला मैंने, व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, मतलब अगर 100 शेयर्स फॉरफीट हुए थे तो पूरे के पूरे 100 शेयर्स ही रीइश्यू हो रहे हैं। तो उस केस में बड़ा ही सिंपल है बच्चों कैपिटल रिजर्व का ये अमाउंट निकालने का तरीका। जो भी फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर पड़ा हुआ है, दैट होल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पूरा का पूरा जो बैलेंस बच गया फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में, वो गेन ऑन रीइश्यू की तरह माना जाएगा और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। केस नंबर 2 क्या हो गया? व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, मतलब अगर मैंने 100 शेयर्स फॉरफीट करे थे उसमें मैंने 80 शेयर्स ही रीइश्यू करे, तो उस केस में थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है कैपिटल रिजर्व का। उसमें आपको देखना होता है अमाउंट फॉरफीटेड। ठीक है, अमाउंट फॉरफीटेड मतलब वही जितना आपने अमाउंट टोटल फॉरफीट करा,
फोरफीचर के टाइम आपने जो फोरफीटेड शेयर अकाउंट में जो भी अमाउंट क्रेडिट करा वो अमाउंट लेना होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, मतलब जैसे 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स फोरफीट करे तो वो डिवाइड करा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, मल्टीप्लाई करना होता है विद नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, जैसे यहां पे 80 है, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, जो डिस्काउंट आपने यहां पे रीइश्यू के टाइम यहां पे डेबिट करा था वो माइनस आपको यहां पे करना होता है। तो इससे आपका इस केस में कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाता है। ठीक है जी। और वंस आपने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल लिया, गेन ऑन रीइश्यू निकाल लिया, तो इसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके दिखाना होता है जर्नल एंट्री के थ्रू। तो उसकी एंट्री होती है फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो ये है बच्चों आपका पूरा डिस्कशन ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स बोल लो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बोल लो, जो भी बोल लो। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल वाला पार्ट जो है वो मैंने यहां पे डिस्कस नहीं किया, वो मैं फ्यूचर वीडियो में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे वहां पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये डिस्कशन वीडियो, ये रिवीजन वीडियो हेल्पफुल लगी होगी इस चैप्टर की। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी बच्चों तो मेरा छोटा सा नन्ना सा चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का फुल कॉन्सेप्चुअल वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है बच्चों, मतलब इसमें हम लोग कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं डिस्कस करने वाले, बट हाँ हम सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स फटाफट से रिकैप करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो बहुत ही इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। आपको अपने एग्जाम पैटर्न का आइडिया अच्छे से होगा तो इस चैप्टर से एक 6 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपसे बोलूंगा इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। मेक श्योर कीजिएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपके एक भी नंबर डिडक्ट ना हो। बहुत ही मैं कहता हूं फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों, वक्त नहीं गवाते। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है बच्चों डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इन बैलेंस शीट, है ना। तो आपने वैसे तो बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रखा होगा कंपनीज के केस में। शेड्यूल 3 के हिसाब से जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल एज पर शेड्यूल 3 बनती है। तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो डिबेंचर्स है वो एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट में कैसे कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। तो मुद्दे की बात मैं बोलूंगा, क्रक्स बिल्कुल है कि जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, वो बोरिंग्स होती है कंपनी के लिए। तो कंपनी उसको अपनी बैलेंस शीट में या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की तरह दिखाएगी अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, या फिर वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिखाएगी अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। यानी बच्चों डिबेंचर्स या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगी या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे और कहीं पे भी नहीं आएंगे, राइट। अब सवाल उठा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कब होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं व्हेन इट इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विच एवर इज लेटर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो वैसे अभी बच्चों मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर की रिवीजन नहीं करी है तो मैं उसमें तो ज्यादा कूदूंगा नहीं, बट मेन बात यह है कि अगर कोई डिबेंचर रिडीम होने यानी रीपे होने आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स 12 महीने के बाद रीपे होने, कब से, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाए जाते हैं अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज। सिंपल भाषा में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट होता है। वहीं अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर कब दिखाए जाते हैं, इफ इट इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो बस उल्टा कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर बैलेंस शीट डेट से ये डिबेंचर्स रिडीम होने यानी रीपे होने अगर, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आते हैं अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स में वैसे कवर कर रखा है, इसको अच्छे से समझाया, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होती है एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये होती है ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी जो 12 महीने की जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं या ये जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं 12 महीने की, ये तो फ्रॉम बैलेंस शीट डेट होती है, लेकिन जिस दिन डिबेंचर्स इशू हो जाता है उसी दिन हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि भाई अगर आज मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं और 31 मार्च
जो भी मेरी अगली पड़ेगी, मानो 31 मार्च 2024 ही पड़ेगी अगली, तो 31 मार्च 2024 से मेरे डिबेंचर्स 12 महीने के अंदर अंदर रीपे होंगे या 12 महीने के बाद रीपे होंगे। अकॉर्डिंगली आज ही डिबेंचर्स इशू करते वक्त ही मैं डिसाइड कर लेता हूं कि ये डिबेंचर्स मेरे लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं। ठीक है जी, बाकी तो डिटेल लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है एग्जाम्पल वगैरह के साथ। तो एग्जाम्पल तो मैं वैसे चलो एक बार क्विकली डिस्कस कर लूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर बस सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ डिबेंचर्स कहां दिखाए जाते हैं और कुछ ना बताए कि 12 महीने के अंदर रीपे होने की बाद में होने, तो हम हमेशा मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, अकॉर्डिंगली इनको हम नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, दे आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2024। हाउ विल दे बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट में मेरे को बताना है कि डिबेंचर्स कैसे दिखाए जाएंगे, कैसे डिस्क्लोज होंगे। हालांकि डिबेंचर्स इशू कब हो गए, 1 अप्रैल 2020 को ही इशू हो गए, तो 1 अप्रैल 2020 को ही बैठ के मैं चेक कर लूंगा कि 31 मार्च 2021 को मेरी बैलेंस शीट में ये डिबेंचर्स कैसे होंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर वाले होंगे या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाले होंगे। तो सीधी बात है भाई, अगर ये डिबेंचर्स 31 मार्च 2024 को रीपे होने हैं तो 31 मार्च 2021 से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 3 साल बाद पे होने हैं, मतलब मोटा मोटा मोर देन 1 ईयर बाद, मोर देन 12 मंथ्स बाद ये रीपे होने हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, इसका मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मानोगे अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज। वहीं अगला एग्जांपल देखो, डिबेंचर ऑफ 1 लाख रुपीज इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, अगेन 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, दे आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 जनवरी 2022। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एक चेंज हो गया कि ये डिबेंचर्स अब मानो 31 जनवरी 2022 को रीपे होने हैं। हाउ विल दे बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। फिर से वही बात है कि 31 मार्च 2021 को इस डिबेंचर को हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो वही बात है बच्चों, देखो हम लोग डिस्क्लोजर कैसे होगी, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग है, वो 1 अप्रैल 2020 को ही डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग देखते कब से हैं, 31 मार्च 2021। तो मेरे को पता है क्या नजर आ रहा है, 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 31 जनवरी 2022 को रीपे होने हैं। मतलब डेट ऑफ इशू से अगर मैं देख रहा हूं तो डेट ऑफ इशू से ये मोर देन 12 मंथ्स बाद ही रीपे होने हैं। तो बिना ध्यान से पढ़े अगर कोई बच्चा जाता है या केयरफुली कॉन्सेप्ट पकड़ता नहीं, तो बच्चा यहां पे बोल देता है कि देखो 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 31 जनवरी 2022 को रिडीम होने, रीपे होने, तो 12 महीने बाद रीपे होने, तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है क्योंकि 12 महीने बाद रीपे होने। बट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 12 महीने की जो कैलकुलेशन करो वो डेट ऑफ बैलेंस शीट से करो। तो जब मैं 31 मार्च 2021 से देखूंगा तो 31 मार्च 2021 से 31 जनवरी 2022 है, ये लेस देन 12 मंथ्स है बच्चों। इस कारण से 31 मार्च 2021 को मैं इसको कहां दिखाऊंगा, मैं इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाऊंगा अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, यस। अच्छा, अब एक टर्म होता है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स डिबेंचर्स के केस में, मतलब वो लोन्स के केस में भी होता है बट हम स्पेसिफिकली अभी डिबेंचर्स के केस में बात कर रहे हैं। तो करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आर शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज। तो पहले याद रखना, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो ये करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स दिखाए जाते हैं अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज। इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, पढ़ने में बहुत टेक्निकल टर्म लगता है बट इतना टेक्निकल ये है नहीं। इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनको मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डाल रखा था। अब ऐसी कोई डेट आई बैलेंस शीट के जिससे मैंने देखा कि इस टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो मुझे बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स पे करना है। था ये ओरिजिनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लेकिन अब एक डेट ऐसी आ गई बैलेंस शीट की जिस डेट से मुझे पता लगा कि अब टोटल लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा मुझे 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करना है फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। और ऐसा होगा ही होगा भाई, जब मैं अगर मैं मानो 3 साल का लोन लूंगा तो पहले साल के अंत में 2 साल बचे होंगे, दूसरे साल के अंत में 1 साल बचा होगा।
है ना। तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब मुझे लोन रीपे करना है, कोई डिबेंचर रीपे करना है ना, उससे जस्ट पहले, उस पेमेंट की डेट से जस्ट पहले जो 31 मार्च पड़ेगी, उस डेट को मेरा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स निकल के आ जाएगा। तो अगेन रिपीटिंग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स का या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, लॉन्ग टर्म डेट्स का वो हिस्सा जो मुझे विद इन 12 मंथ्स ही पे करना है। तो बाय नेचर अब ये शॉर्ट टर्म हो गया है बैलेंस शीट डेट पे, इसलिए इसको हम लोग अलग से फिर निकाल के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2021 को 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे। तो 31 मार्च 2021 को 20 लाख के डिबेंचर्स थे जो ओरिजिनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डाल रखे थे। आउट ऑफ दिस 2 लाख इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 जनवरी 2022। अब मैंने देखा कि यार इस पूरे 20 लाख में से 2 लाख रुपए के डिबेंचर तो ऐसे हैं जो अब 31 जनवरी 2022 को ही पे करने हैं, मतलब इसकी पेमेंट की डेट बिल्कुल सर पर आ गई है। तो अब ये एज ऑन 31 मार्च 2021 तो लॉन्ग टर्म नहीं रहे, क्योंकि अब तो ये मेरे को कुछ महीनों के अंदर ही पे करने हैं। तो बस इसी 2 लाख रुपए को बच्चों हम लोग बोल देते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज इसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखा देते हैं अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, है ना। तो क्वेश्चन यही है कि 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो इसको आप कैसे दिखाओगे। तो यहां पे आपको कैसे दिखाना है, आउट ऑफ 20 lakhs 2 lakhs तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की तरह आएगा, और बैलेंस जो रिमेनिंग 10 लाख रुपए है वो आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही रहेगा, जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, तो ये आप अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, तो बैलेंस 10 लाख नहीं, सॉरी 18 लाख था, है ना, बैलेंस 18 लाख था, तो बैलेंस 18 लाख आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाएगा। आंसर्स में वही सब लिखा है, मैं आंसर्स रीड नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट हम बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बस एक सेपरेट टॉपिक था डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड, कि बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाते हैं। अब मुद्दे की बात जो एक्चुअली इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स जब इशू होते हैं तो क्या अकाउंटिंग होती है, तो फटाफट से उसका रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, डिबेंचर्स जो होते हैं बच्चों वो कैश पे इशू हो सकते हैं, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू हो सकते हैं, या फिर इशू हो सकते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। हमारे सिलेबस में ये तीनों भी चीजें कवर करनी है हमको, तो तीनों भी चीजें अलग अलग से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो डिबेंचर्स जब बच्चों कैश पे इशू होते हैं या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे होते हैं, मतलब जो ये पहले 2 केसेस हैं, उस केस में ध्यान रखना डिबेंचर्स पार पे इशू हो सकते हैं, मतलब व्हेन इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, या फिर मजे की बात होती है जो कि एक यूनिक या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है शेयर्स के चैप्टर में से, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, दैट इज व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये एक अलग नया पॉइंट आ जाता है, क्योंकि शेयर्स के केस में पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है, बट डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकता। तो अकॉर्डिंगली शेयर्स के चैप्टर में हम डिस्काउंट पे इशू करने की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कवर करते, बट इस चैप्टर में हमें करनी पड़ती है, राइट। तो अब जब डिबेंचर्स कैश पे इशू होते हैं बच्चों, तो फिर से देखो ये रिपीटेटिव केस है। अगर आपने शेयर्स चैप्टर कर रखा है तो ये सब आपको रिपीटेटिव लगेंगे और बहुत आसान लगेंगे। इसी रीजन से मैं कहता हूं बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप शेयर्स चैप्टर में अच्छे से मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद अगर जब ये पढ़ते हो तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। नई चीजें इसमें भी हैं इस चैप्टर में, लेकिन बहुत कम है। मेजर पार्ट आपका ऑलरेडी शेयर्स चैप्टर से ही रिपीट हो जाता है कॉन्सेप्चुअली, है ना। तो आपको याद आएगा शेयर्स की तरह ही डिबेंचर्स भी जब कैश पे इशू होते हैं तो हमारे केसेस वही बनते हैं कि इशू प्राइस या तो लमसम में मिलेगा, यानी सारा का सारा विद एप्लीकेशन मिलेगा, या फिर किश्तों में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, अलग अलग टुकड़ों में, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, राइट। अच्छा, जब डिबेंचर्स का इशू प्राइस जो है इशू के टाइम लमसम के पे मिलता है एप्लीकेशन के साथ, तो फटाफट से एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद इसको हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, है ना। यह परसेंटेज मतलब होता है बच्चों इंटरेस्ट का रेट, कि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो किस रेट पे, किस पर एनम के रेट पे लगेगा। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है।
है ना, वो कुछ भी हो सकता है, 8%, 10%, 12%, 14%, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जो भी परसेंट क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में 12% डिबेंचर गिवन है तो फिर आपको सारी एंट्रीज में 12% डिबेंचर लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे शेयर चैप्टर में शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा फेस वैल्यू जाता था, उसी प्रकार से परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, याद रखना, ठीक है। शेयर्स के चैप्टर में शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, डिबेंचर्स के चैप्टर में परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा फेस वैल्यू जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में मिलने तो क्या होता है, तो फिर हमारी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, उसकी एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन की अलग एंट्री होगी, अलॉटमेंट की अलग होगी, हर कॉल की अलग होगी, सिंपल। तो एप्लीकेशन मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम इसको अलॉटमेंट के टाइम पे डिबेंचर अकाउंट में डाल देंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगेन जहां पे भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट दिखे समझ जाना कि इसमें सिर्फ फेस वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, अगेन इसमें फेस वैल्यू जाएगा, तो यहां अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाता है। उसके बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल की बारी आती है तो उसकी एंट्री फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, उसकी एंट्री होती है डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, अगेन इसमें फेस वैल्यू आ जाता है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, काम खत्म। अज्यूमिंग सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, फिर हम फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट दिखते क्या सोच लेना है कि इसमें फेस वैल्यू आएगी, और जब इसका पैसा मिल जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल का तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सिंपल, ठीक है, यहां डिबेंचर आएगा, राइट। अच्छा, नोट में वही बात है भाई कि फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट पे चाहे 10% डिबेंचर हो, 12% डिबेंचर हो, जो भी है, इसके लेजर में इसके अकाउंट में हमेशा क्या जाएगा, फेस वैल्यू जाएगी, ठीक है। अगर सर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, ऊपर वाली एंट्री में तो आपने वो देखा ही नहीं, आपने हर जगह ये फेस वैल्यू बोल लिया। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो बच्चों कुछ नहीं करना, प्रीमियम वाला पार्ट कहां चला जाता है आपको अच्छे से पता है, प्रीमियम वाला पार्ट हम क्रेडिट कर देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसके साथ चिपक के चलता है, जहां जहां भी आप परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर रहे होगे वहां पे साथ में हाथ पकड़ के चलेगा, उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम जहां पे भी है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा है, तो अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके हम लोग यहाँ पे प्रीमियम का पार्ट भी लिख लेंगे, है ना। तो जिधर भी आपका जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम चिपका हुआ है, अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री में परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जहां पे क्रेडिट हो रहा है उसी के साथ आप लोग साथ में नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे, जस्ट लाइक शेयर्स चैप्टर। कुछ भी नया नहीं है बच्चों, बिल्कुल जैसे शेयर्स के चैप्टर में करते थे सेम काम यहां पे भी करना है। और अगेन शेयर्स में मैंने शेयर्स चैप्टर की रिवीजन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मानते हैं कि जो प्रीमियम है वो किसके साथ चिपक के चल रहा है, वो अलॉटमेंट के साथ चिपक के चल रहा है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। हालांकि मेजॉरिटी केस में एग्जाम में स्पेशली पता के चलता है क्वेश्चन की प्रीमियम किसके साथ है, नहीं बताया तो हमें मानना होता है कि वो अलॉटमेंट के साथ चिपका है। बाकी फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यू याद रखना, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, ये हमेशा एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। चाहे डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हो उस पर प्रीमियम मिल रहा हो, चाहे शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हो तो उसका जो प्रीमियम मिल रहा है, बोथ आर कैपिटल रिसिप्ट। ये आपसे एमसीक्यू में आराम से पूछा जा सकता है। जो नया पार्ट इसमें होता है बच्चों वो क्या होता है, डिस्काउंट वाला पार्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें एज सच कुछ नया नहीं है, बस याद रखना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है। मोमेंट मैंने कैपिटल लॉस वर्ड यू बोल दिया तो लॉस आपको अच्छे से पता है कि लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो अकॉर्डिंगली जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला जो पार्ट होता है वो हम डेबिट कर देते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। वही जिस एंट्री में डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट होके साथ में चल रहा होगा, राइट। तो अगेन अगर मैं यहां पे ही बोल लूं, मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है वो अलॉटमेंट में दिया जा रहा है या उसके साथ चिपक के चल रहा है, तो हम एंट्री कर लेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट
टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। जहां पे भी डिस्काउंट चिपका है वो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के साथ साथ जो एंट्री हो रही होगी, जहां पे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, उसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट होके साथ साथ चलेगा। अच्छा, यहां पे भी हमारा अजम्पशन एक सेम फॉलो होता है बच्चों। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि डिस्काउंट वाला पोर्शन हम कौन सी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, क्या एप्लीकेशन के पैसे में हम डिस्काउंट दे रहे हैं या अलॉटमेंट में दे रहे हैं या कॉल में दे रहे हैं, जहां पे भी दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है जो कि लिखा होना चाहिए तो वेल एंड गुड। नहीं लिखा तो क्या अज्यूम करना है हमको कि ये अलॉटमेंट पे ही अलाउ हो रहा है जो डिस्काउंट है, मतलब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में डिस्काउंट का ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके हमें चलना होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे बच्चों आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जो हमने ऑलरेडी कर रखा है शेयर्स के चैप्टर में, रिवीजन में, वही सेम बात यहां पे चलती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड से ज्यादा हो जाती है, कि मैंने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे, एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 डिबेंचर्स की, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो और उस पर एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो। दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है प्रोराटा या पार्शियल अलॉटमेंट, जिसको आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भी बोल सकते हो। तीसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, यानी कुछ के केस में एक्सेस को रिजेक्ट कर दो और बाकियों के लिए प्रोराटा के बेसिस पे अलॉटमेंट कर लो, कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में जैसे ही मैं प्रोराटा अलॉटमेंट बोलता हूं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब कि प्रोराटा के केस में हमको एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालना होता है, उसको हमें फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है, जो कि एप्लीकेशन के बाद जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि अलॉटमेंट पड़ती है, तो इसको हम लोग अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करे क्लियरली तो फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट भी करते हैं। अगर फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट करना है तो बात खत्म हो गई, सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर खाली अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है तो ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से कुछ पैसा बच जाए, उस केस में उस बचे हुए पैसे को हम लोग रिफंड कर देते हैं। ठीक है जी। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर। तो अगर 1,20,000 के डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है, हम अलॉट कर रहे हैं 1 लाख डिबेंचर सॉरी, तो जो 20,000 डिबेंचर्स है उस पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला, मानो 2 रुपए के हिसाब से, वो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो जाता है। फिर हमें इसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है, और अलॉटमेंट से एडजस्ट करने के बाद भी अगर ये बच जाता है कुछ पैसा तो रिफंड करना होता है, और अगर क्वेश्चन बोले तो आगे फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है। ये मेरा क्रक्स हो गया। वही होता है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, यानी हमने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे थे लेकिन एप्लीकेशन आई 95,000 डिबेंचर्स की, तो ये होता है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अच्छी बात यह है कि यहां पे कोई नई अकाउंटिंग नहीं होती, कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है कि सारी एंट्रीज जो हमारी होगी अब वो 95,000 डिबेंचर्स के बेसिस पे होगी। ये 1 लाख डिबेंचर्स जो एक्चुअल में इशू करे थे ये बेकार हो जाता है। सारी एप्लीकेशन से लेके जितनी भी कॉल्स वगैरह की एंट्री होती है, जो वहां भी कैलकुलेशंस होती है, वो 95,000 डिबेंचर्स के हिसाब से होती है। लेकिन जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों, वो होता है 90% ऑफ डिबेंचर्स इशूड। तो अगर मैंने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे तो 1 लाख का 90% दैट इज मिनिमम 90,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो फिर हमारा इशू फ्लॉप हो जाता है, पिट जाता है। उस केस में फिर हमारी कोई भी अलॉटमेंट नहीं होती और जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है वो हमें वापस रिफंड करना होता है जो भी एप्लीकेंट्स है उनको। ठीक है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया लेकिन तब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो याद रखना है कि सारी अकाउंटिंग जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, यानी 95,000 डिबेंचर्स के हिसाब से। ठीक है। अब जब डिबेंचर्स हम इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उस केस में हमारा बिल्कुल शेयर्स चैप्टर की तरह ये डिबेंचर जो हैं वो प्रमोटर्स को इशू हो सकते हैं, अंडरराइटर्स को इशू हो सकते हैं, वेंडर्स को इशू हो सकते हैं। वेंडर्स को किन 2 केसेस में इशू होते हैं, या तो फॉर परचेज ऑफ एसेट या परचेज ऑफ बिजनेस।
ठीक है। अब प्रमोटर्स को जब इशू होते हैं डिबेंचर्स, वो क्यों होते हैं सब कुछ बता चुका, सब कुछ हम लोग रिवाइज कर चुके कि प्रमोटर ने जो भी काम वाम किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो भी मेहनत करी, उसके बदले में हम लोग उनको कुछ डिबेंचर्स इशू करते हैं, कभी शेयर्स इशू करते हैं, मतलब कोई भी सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उनको जो भी डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं उसको एक अलग खर्चे में दिखा देते हैं, जिसको बोलते हैं या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो ज्यादा कॉमनली नोन एक्सपेंस है, या फिर इसको आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। यहां पे हम ड्यू कर देते हैं अमाउंट को, और फिर इन प्रमोटर्स को हम डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। यहां पे अगेन याद रखना बच्चे, यहाँ प्रीमियम वीबीएम का कोई भी चक्कर नहीं आता। उसके बाद हम अंडरराइटर्स को भी इशू कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ देयर कमीशन की भाई अंडरराइटर्स ने हमें कुछ सर्विस दी, उसके बदले अंडरराइटर्स को कमीशन देना है, तो हम कैश में कमीशन पे करने की जगह उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो उस केस में क्या एंट्री होती है, पहली एंट्री में हम पहले अमाउंट ड्यू करते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अगली एंट्री में हम लोग डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं, उसकी एंट्री होती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगेन यहाँ प्रीमियम डिस्काउंट का कोई केस आता नहीं। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ये सारे खर्चे हैं बेसिकली। इनका होता क्या है, ये ईयर एंड पे राइट ऑफ हो जाते हैं। कैसे कैसे, या तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने सेक्शन 52 पढ़ रखा होगा तो उसके 5 यूजेस होते हैं, उसमें आप नजर मार लेना। उन 5 यूजेस में आपको ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब दिख जाएंगे। इसलिए इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर नहीं है या इनसफिशिएंट है तो जो भी बैलेंस बच गया वो नॉर्मली पीएनएल से राइट ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब जब डिबेंचर्स वेंडर्स को इशू करते हैं तो मैंने बोला या तो हम एसेट परचेज करने के लिए कर सकते हैं इशू, कि मैंने फर्नीचर खरीदा किसी से, उसको कैश में पेमेंट करने की जगह मैंने अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। या फिर हम लोग बिजनेस परचेज अगर कर रहे हैं, किसी और का बिजनेस ही पूरा टेक ओवर कर रहे हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि भाई आपको हम लोग अपने कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कैश में पेमेंट करने की जगह। ठीक है। अगर एसेट परचेज कर रहे हैं तो पहली एंट्री क्या होती है बच्चों, पहली एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिस भी कंसिडरेशन पे आपने एसेट खरीदा है। और अगर बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस परचेज में आपको पता ही है कि सामने वाले बिजनेस का, जिसका भी हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसके हम एसेट भी टेक ओवर कर लेते हैं, उसके हम लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, जो भी एग्रीड वैल्यू है उस वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू से मतलब नहीं हम होता हमको कि सामने वाला अपनी किताबों में एसेट किस वैल्यू पे दिखा रहा है, हमें एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है। तो क्वेश्चन में कई बार वो बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों देता है, तो आपको ये एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू एग्रीड वैल्यू पे लेके चलनी है ना। अच्छा, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, अगेन ये एक एक करके जो भी लाइबिलिटीज हैं जो बेसिकली एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, इसकी भी हम एग्रीड वैल्यू ही यहाँ पे दिखाते हैं। टू वेंडर अकाउंट, इसमें आते हैं एग्रीड परचेज कंसिडरेशन जो मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है। बैलेंसिंग फिगर आपको चेक करना होता है, अगर इस एंट्री में ऊपर बैलेंसिंग फिगर बचा डेबिट साइड पे तो वो होता है गुडविल, और अगर नीचे क्रेडिट साइड पे बचा तो वो होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये एंट्री पता है आपको, वैसे बताई नहीं गई बट ये एंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 है जो बेसिकली बिजनेस टेक ओवर, एमैल्गमेशन इनसे डील करता है, उसमें ये एंट्री है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखी है, उसको ही फॉलो करके आप यहाँ पे काम करते हो। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताओ गुडविल कब आएगी या कैपिटल रिजर्व कब आएगी, तो उन बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे रट के चलना चाहते हैं, बाकी जो बिना रटे कॉन्सेप्चुअली पढ़ चुके हैं उनको तो इसी एंट्री से समझ आ जाती है बात, बट जो बच्चे थोड़ा रट के पढ़ना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए पॉइंट है कि अगर नेट एसेट्स एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व होता है, क्योंकि मैंने महंगा बिजनेस सस्ते दाम में लिया है ना, यही मतलब अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलना चाहूं, मैंने महंगा बिजनेस सस्ते दाम में लिया तो मेरा फायदा हो गया, तो इसलिए वो फायदे को मैं कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देता हूं। वहीं अगर उल्टा सिनेरियो है कि नेट एसेट्स मेरे एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से कम है, मतलब मैंने सस्ता बिजनेस महंगे दाम पे लिया, तो वहां पे उस केस में गुडविल आ जाता है कि भाई अगर मैंने कोई सस्ता बिजनेस ज्यादा दाम पे लिया है तो कहीं ना कहीं मैंने गुडविल की वजह से ज्यादा पैसा दिया है, इसीलिए यहां पे इस केस में गुडविल आ जाता है। तो पहली एंट्री बच्चों अकॉर्डिंगली मतलब आपको करनी पड़ती है, परचेज ऑफ एसेट के केस में अपनी एंट्री होती है, परचेज ऑफ बिजनेस के केस में अपनी एंट्री होती है। उसके बाद फिर सेकंड एंट्री होती है इश्यू ऑफ डिबेंचर की, ये दोनों के लिए कॉमन ही चलती है। क्या एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट,
ऊपर दोनों भी एंट्रीज में नजर मारो तो हमने दोनों एंट्रीज में वेंडर अकाउंट क्रेडिट कर रखा है। तो अब बस इशू के टाइम पे अब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं ऐसा समझो, तो वेंडर को डेबिट करते हैं जितने भी अमाउंट हमने ऊपर डेबिट कर रखा है, सॉरी क्रेडिट कर रखा है। तो एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से हम इसको डेबिट कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर बोलता है कि कुछ पेमेंट हम चेक वगैरह से पे कर रहे हैं तो टू बैंक में आ जाता है अगर है कोई। तो कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि हमने कुछ पार्शियल अमाउंट के लिए हमने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए टू बिल्स पेबल आ जाता है। उसके बाद आता है मेन जो है 2% डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर्स इशू करे, जितने भी डिबेंचर्स इशू करे इनटू फेस वैल्यू पर डिबेंचर के हिसाब से यहां पे ये अमाउंट आ जाता है ना। अब अगर ये डिबेंचर्स हमने प्रीमियम पे इशू करे तो नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है, अगर ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करे तो ऊपर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाता है। अब यहां पे मुद्दे की चीज है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ये कैसे निकलता है, क्योंकि अगर ये निकल गया तो फिर पूरी एंट्री में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कितना डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा, या फिर कितना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। सारी ये चीजें नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड के हिसाब से निकलती है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने का तरीका होता है एग्रीड परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज या पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, है ना। तो जितना भी परचेज कंसिडरेशन हम डिबेंचर इशू से पे कर रहे हैं उतने को लो न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर से, तो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाता है। ये हम लोग वर्किंग नोट में करके दिखाते हैं। आई वुड सजेस्ट ये वर्किंग नोट में आप जरूर करके दिखाना, इसके भी अपने मार्क्स होते हैं। अच्छा, इशू प्राइस पर डिबेंचर का मतलब वैसे तो आपको पता है, बट फिर भी एक बार फटाफट से, इट मींस फेस वैल्यू पर डिबेंचर प्लस प्रीमियम अगर प्रीमियम का केस है तो, या फिर फेस वैल्यू पर डिबेंचर माइनस डिस्काउंट पर डिबेंचर अगर डिस्काउंट का केस है तो, और अगर इशू एट पार हो रहा है तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू ओनली। अच्छा, कभी कभी बच्चों डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी सिक्योरिटी। मतलब एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया और अपनी मेन प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी। कभी कभी क्या होता है कि बैंक को एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा आश्वासन कह सकते हैं देने के लिए, एक्स्ट्रा ट्रस्ट देने के लिए मैं एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दे देता हूं। तो मैं ये भी बोल देता हूं कि लो भाई प्राइमरी सिक्योरिटी तो है ही है, साथ में उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है, लोन का पैसा नहीं मिलता, तो हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स आपको इशू कर देंगे। तो ये एक सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, बस इसी को बोल लेते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो दी जाती है इन एडिशन टू प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट। कोलैटरल सिक्योरिटी तभी रियलाइज होती है, तभी कह सकते इंप्लीमेंट होती है, तभी एक्सरसाइज होती है जब लोन रिकवर नहीं हो पाता बाय रियलाइजिंग प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो पहला नंबर किसका आएगा, प्राइमरी सिक्योरिटी का। भाई प्राइमरी सिक्योरिटी से अगर लोन रीपे हो गया, रिकवर हो गया, तो बात ही खत्म, फिर कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं करेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी का नंबर दूसरे नंबर पे आता है अगर प्राइमरी सिक्योरिटी भी कम पड़ जाती है, उस केस में फिर कोलैटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की जाती है। इतना इन डेप्थ वैसे कोई पूछता नहीं, बट हाँ बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पॉइंट जो आपको याद रखना है, इससे मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपका एमसीक्यू में एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आते हैं एमसीक्यू में, वो इजीली बन सकता है। तो इसलिए मैं इस पे सितारा मार रहा हूं कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी डू नॉट कैरी एनी राइट्स टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड एज पर एग्रीड टर्म और ऑन डिवॉर्ड। भाई जस्ट बिकॉज कोई डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रखा है, इसका मतलब उस डिबेंचर पे कोई अधिकार नहीं आया है ना। तो जिसको भी मैंने डिबेंचर इशू करा है कोलैटरल सिक्योरिटी, वो मेरे से डिबेंचर के अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं मांग सकता, वो कोई इंटरेस्ट वगैरह का क्लेम नहीं कर सकता। जब तक लोन में टाइमली रीपे कर रहा हूं, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, तब तक ये डिबेंचर्स पे कोई भी राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं होते बैंक वगैरह को, या जिसको भी मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात ध्यान रखना है। तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं पे होगा, इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं होगा इन केस ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब मेन चीज की इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड्स होते हैं बच्चों। पहला मेथड होता है विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री फॉर इशू, यानी डिबेंचर्स इशू करने की हम कोई भी एंट्री नहीं करते, ये पहला मेथड होता है। और सेकंड मेथड होता है बाय पासिंग जर्नल एंट्री फॉर इशू,
यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हम डिबेंचर इशू करने की एक एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, नो एंट्रीज पास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ लोन जो लिया उसकी एंट्री आपको लिखनी होती है। और लोन लेने की एंट्री क्या होती है भाई, ये तो आपने 11th क्लास में सीखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। एक तरफ बैंक में पैसा आ गया लोन का, दूसरी तरफ एक लाइबिलिटी खड़ी होगी लोन की, खत्म। तो बैंक टू लोन, सिंपल भाषा में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो ये एंट्री आपको लोन लेने की करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री नहीं करनी। हाँ, ये लोन है वो बैलेंस शीट में आएगा अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एज द केस में भी, मोस्टली तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, ठीक है। बाकी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में जहां लोन दिखा रहे होगे, जहां आप लोन दिखा रहे होगे कि भाई ये लोन ले रखा है हमने, ये नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिस्क्लोज कर रहे होगे, वहां पे आपको डिस्क्लोज ये भी करना पड़ेगा कि ये जो फलाना ढिंकाना लोन जो भी है वो सिक्योर्ड है बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बस दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि मानो 10 लाख रुपए का लोन है किसी बैंक से, तो मेन बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये 10 लाख का लोन ही दिख रहा होगा। बाकी नोट में, नोट नंबर 1 में जब नोट्स टू अकाउंट्स में मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा कि भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नाम पे ये कोई टर्म लोन है किसी बैंक से 10 लाख रुपए का, और इसी में मैं नीचे डिस्क्लोज कर दूंगा कि भाई ये सिक्योर्ड है बाय इश्यू ऑफ जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ऑफ जितने भी रुपी ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता है कि कितने डिबेंचर है, कितने रुपए के, ये सब गिवन होता है। बस आपको ये डिस्क्लोजर लिखने आनी चाहिए कि इस तरह से आपको डिस्क्लोज करना चाहिए या करना होता है, जो मैंने स्पेसिफिकली येलो से हाईलाइट करा है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा है बच्चों, दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है, जो मेथड होता है वो होता है क्या, कि आप डिबेंचर इशू करने के लिए भी एक अलग एंट्री करो। तो अंडर दिस मेथड जर्नल एंट्रीज पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इन एडिशन टू द एंट्री फॉर लोन एज डिस्कस्ड इन मेथड 1। मतलब लोन अगर मैं ले रहा हूं भाई, तो लोन लेने की एंट्री तो सेम चलेगी, चाहे मैं मेथड कौन सा भी फॉलो कर रहा हूं। लोन लिया है तो लोन की तो एंट्री भाई वो थोड़ी बदल जाएगी, सिर्फ डिफरेंस कहां आ रहा है, डिबेंचर इशू करने की एंट्री में डिफरेंस आ रहा है। एक मेथड में हम कोई एंट्री कर ही नहीं रहे डिबेंचर इशू करने की, दूसरे मेथड में हम लोग डिबेंचर जो इशू हो रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी उसकी अलग से एंट्री करके दिखा रहे हैं। तो उसकी एंट्री होती है बच्चों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मतलब यहां पे मुद्दे की चीज क्या ध्यान रखनी है, एक बेफालतू का अकाउंट यहां पे हमें खोलना पड़ता है, एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी अकाउंट होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो इसको यूज करके एंट्री करनी होती है ना। अच्छा, अब ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का होता क्या है भाई, देखो डिबेंचर का तो हमें पता है कि कैसे दिखाना होता है, ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का क्या होता है, तो इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम जो भी परसेंटेज डिबेंचर है इन नोट्स टू अकाउंट्स। एग्जांपल है इसका भी मेरे पास, सेम सिनेरियो ले लिया मैंने बोला मानो बैंक से लोन है 10 लाख रुपए का, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट्स टू अकाउंट में बैंक का लोन दिखा दूंगा 10 लाख रुपए। अब क्योंकि यहां पे मैंने डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर रखी है, मतलब मैंने एक डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, तो अब यहां डिबेंचर का भी बैलेंस खड़ा है मेरे पास, तो उस केस में मेरे को डिबेंचर भी एक अलग से दिखाना पड़ेगा कि भाई 12,008% डिबेंचर हैं और ₹100 ईच जो इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेकिन मैं इसको अंदर ही दिखा रहा हूं कि 12 लाख के डिबेंचर इशू हैं। अब ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया है, इस डेबिट बैलेंस का मैं क्या करता हूं, इसी डिबेंचर में से मैं माइनस करके दिखा देता हूं। तो 12 लाख रुपए का ही डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी खड़ा है, तो 12 लाख का डिबेंचर है, उसमें से 12 लाख का डिबेंचर सस्पेंस माइनस करके बाहर जो फाइनल अमाउंट है वो जीरो ही हो जाता है, ये हमेशा जीरो हो जाएगा। जितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं उतने का सस्पेंस अकाउंट में खुला हुआ है बैलेंस, तो ये आपस में कट ही जाएगा हमेशा। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इसी प्रकार से डिस्क्लोज करके चलना होता है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, मेरी मेन बैलेंस शीट में जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिखेगी वो 10 लाख की ही दिखेगी, यानी जो मेन लोन है बैंक का सिर्फ यही मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा, बाकी सारी डिस्क्लोजर मेरी नोट्स टू अकाउंट्स में ही दिखती है। तो आपके एग्जाम में बच्चों एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाता है, बैलेंस शीट डिस्क्लोज करने का क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये सारी चीजें करनी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी नोट्स में ये भी दे रखा है कि भाई लोन अगर रीपे नहीं हुआ, डिबेंचर्स एक्सरसाइज हो गए तो क्या एंट्री वगैरह होती है, बट वो मेरे को लगता नहीं आपके लिए रेलिवेंट है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सीधा कूद रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आप जितने वेरी लगा पाओ लगा लेना। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी हेडिंग है इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों, जो डिबेंचर्स इश्यू होते हैं हमने पढ़ा क्या
कि डिबेंचर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। इस बात को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन जो अब डिबेंचर्स रिडेम्पशन की मैं बात करता हूं, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स को रीपे करना। डिबेंचर मेरे लिए लोन है, अल्टीमेटली लाइबिलिटी है, उसको रीपे करना। तो डिबेंचर्स को रीपे करने को ही बोलते हैं रिडीम करना। तो जो डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होती है बच्चों, वो पार पे हो सकती है, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर्स में 100 रुपए पे ही रिडीम कर रहा हूं। अब मजे की बात है बच्चों की ये प्रीमियम पे भी हो सकती है, यानी मैं 100 रुपए के डिबेंचर 120 रुपए में रीपे कर रहा हूं। तो बच्चों अगर जो मैं पार पे रीपे कर रहा हूं, 100 रुपए पे ही कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है जब मैं डिबेंचर 100 रुपए के 120 पे रिडीम कर रहा हूं। मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब मैं हर डिबेंचर पे 20 रुपए फालतू रीपे कर रहा हूं, ज्यादा रीपे कर रहा हूं। भाई एक तरह मैंने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट तो अलग से दिया ही होगा हर साल, जो भी इंटरेस्ट है। उसके अलावा मैं 100 रुपए के डिबेंचर जब मैं 120 में रीपे कर रहा हूं, तो मैं इसके अलावा 20 रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहा हूं। तो इसी को बच्चों बोलते हैं, इसी 20 रुपए को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अगर आपको ये मतलब मेरी बात समझ आ गई, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा अपने आप ही कि ये कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और अगेन ये बच्चों एक कैपिटल लॉस ही होता है। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस होता है, उसी प्रकार से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है। अब मजे की बात ये होती है बच्चों, एक बचपन में प्रूडेंस प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। इसको ध्यान में रखते हुए हमें जब पता है कि भाई 100 रुपए के डिबेंचर 120 में ही रीपे करने हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा ही देने हैं, तो ये 20 रुपए का नुकसान इवन तो आज नहीं रिडीम हो रहे, रिडीम तो बाद में होंगे, लेकिन ये 20 रुपए का जो नुकसान होता है ये मैं इशू के टाइम यानी आज ही दिखा देता हूं, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी की वजह से ये टॉपिक आपका थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। तो बच्चों सारी बातों को अगर मैं क्रक्स करूं, निष्कर्ष निकालूं सारी बातों का, हमारे ओवरऑल इशू के टाइम के 6 मोटे मोटे केसेस बन जाते हैं। पहला केस है इशू पार पे हुआ, रिडेम्पशन पार पे होगा। दूसरा केस है इशू डिस्काउंट पे हुआ लेकिन रिडेम्पशन पार पे होगा। तीसरा केस है इशू प्रीमियम पे हुआ, रिडेम्पशन पार पे होगा। तो बच्चों जहां पे भी रिडेम्पशन पार पे होना है वहां पे नो दिक्कत, यहां पे तो आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मारना। नॉर्मल जो आपने इशू की एंट्रीज सीख ली, मतलब जो हमने पहले रिवाइज कर ली, वो यहां पे आराम से चल जाती है, वही करनी होती है, कोई और नया एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता। दिक्कत कहां आती है बच्चों? दिक्कत आती है, मैंने बोला जब भी रिडेम्पशन होनी है एट प्रीमियम, तो रिमेनिंग जो 3 केसेस है वहां दिक्कत आने लग जाती है। यानी या तो इशू पार पे हो रहा है लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, या फिर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, या फिर इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि जहां पे प्रीमियम पे रिडीम होना है यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो केस 1, 2, 3 में कुछ नया नहीं सीखना, असली सीखना है केस 4, 5, 6 में जहां पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे होनी है। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, प्रीमियम एक कैपिटल लॉस है और उसको इशू के टाइम ही रिकॉर्ड करना होता है, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। अच्छा, तो केस 4 मैंने बोला जहां पे इशू पार पे हो रहा है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो यहां पे देखो क्या एंट्री होती है। पहला केस में ये मान के चल रहा हूं लमसम वाला, जहां पे इशू प्राइस लमसम पे मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें एप्लीकेशन मनी आ गया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एज यूजुअल, जो लमसम के केस में हमने एंट्री सीखी थी। असली एंट्री है दूसरी एंट्री। इसमें क्या है, पहली 2 एंट्री तो नॉर्मल है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जिसमें एप्लीकेशन मनी आ गई, टू परसेंटेज डिबेंचर जिसमें फेस वैल्यू हो गया। ये तो ऑलरेडी सीखी हुई बात है। नई चीज क्या है, हम इसी एंट्री में साथ में बच्चों जो लॉस है ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करेंगे उसका जो नुकसान है, तो उसका लॉस हम इसी एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो नाम ही पड़ जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसमें हम प्रीमियम का जो लॉस है वो डाल देते हैं। कोरेस्पॉन्डिंगली भाई अब जब मैंने कुछ डेबिट कर दिया लॉस, तो मुझे कोरेस्पॉन्डिंगली कुछ क्रेडिट तो करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम नहीं तो मेरी फेल हो जाएगी। तो अगर मैंने लॉस डेबिट किया तो मेरे कोरेस्पॉन्डिंगली कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्रेडिट क्या करता हूं, मैं कोरेस्पॉन्डिंगली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर की लाइबिलिटी खड़ी कर देता हूं,
तो सेम ही अमाउंट से ऊपर डेबिट भी हो जाता है और नीचे सेम ही अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है, अलग अलग नाम से। ऊपर लॉस डेबिट होता है, नीचे लाइबिलिटी डेबिट क्रेडिट होती है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें अगेन जो प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन वो आ जाता है। तो याद रखना है, ऊपर वाला जो किया ये हम लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और नीचे हम लोग, अब ये भी लॉस ही लिखना पड़ेगा, नीचे हम लोग लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने लमसम की बात करी बच्चों। व्हाट इफ इंस्टॉलमेंट्स का केस हो, एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, कॉल अलग। यहां पे तो बच्चे, मैं बोलूंगा 80% बच्चे गलत करते हैं भाई। 80% बच्चे एग्जाम के डेट तक भी उन्हें याद नहीं होता या पता ही नहीं होता कि लमसम के केस में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर कहां लगेगा, कहां आएगा। हर बच्चा अलग अलग जगह अपना तुक्का मार के कहीं पे भी लगा के आ जाता है। ये मैंने अच्छे से बच्चों इतने पेपर्स चेक करे हैं और ये मेरे को अच्छे से पता है, और अगर आप मेरी बात समझ भी रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो इसलिए ये बात अच्छे से सुन लो। अगर लमसम का केस ना हो के इंस्टॉलमेंट्स का केस है, तो जो ये प्रीमियम वाला एंट्री है, जो लॉस और प्रीमियम जो हमें रिकॉर्ड करना है, वो हमें अलॉटमेंट के टाइम रिकॉर्ड करना होता है। यानी जिस एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम ड्यू करते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, जो ये एंट्री हम जहां पास करते हैं, वहीं पे हमको लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन साथ में रिकॉर्ड करना होता है। कुछ बच्चे एप्लीकेशन की एंट्री में करके आ जाते हैं, कुछ बच्चे बैंक अकाउंट टू डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री में दिखा के आ जाते हैं, कुछ बच्चे कॉल की एंट्री में दिखा के आ जाते हैं। हर बच्चा अलग अलग जगह तुक्का मार के दिखा के आता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सही जगह पे इसको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो आप बच्चों याद रखना, कहां पे लॉस और प्रीमियम आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट जो आप ड्यू कर रहे होगे जिस एंट्री में, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आप कहीं भी और दिखाओगे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी। एक केस मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे डिस्कस किया, आगे के केस बिल्कुल सेम लाइन पे चल रहे, तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा बच्चों। इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। डिस्काउंट पे इश्यू होना है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। तो इस केस में पहली एंट्री होती है वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वही लमसम वाला केस मान के चल रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी डिस्काउंट पे इशू वाली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जिसमें फेस वैल्यू आ गया। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई, लेकिन इसके साथ ही हमको क्या रिकॉर्ड करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, साथ ही में हमें ये रिकॉर्ड करके चलना है। अब यहां पे हमारा क्या एक काम होता है, हम बोलते हैं भाई देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी कैपिटल लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी कैपिटल लॉस है। तो एक बेहतर तरीका इस एंट्री को करने का हो जाता है कि ये डिस्काउंट और लॉस अलग अलग दिखाने की जगह इन दोनों को मर्ज कर दो, क्लब कर दो और एक ही साथ दिखा दो इसको। तो बेटर तरीका क्या होता है, देखो मैंने बोल्ड पे भी लिख रखा है कि बाकी एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट वाला पार्ट दोनों भी क्लब कर देते हैं। दोनों भी करके आ जाओगे नंबर मिल जाएंगे, बट बेटर क्या है कि इन दोनों को मर्ज करके हम एक ही साथ लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और बाकी बच्चा वही है, अगर इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मिलना है, अलग अलग टुकड़ों में मिलना है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और लॉस ऑन इशू वाली एंट्री हमें, मतलब अकाउंट कहां पे यूज करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहां एप्लीकेशन मनी नहीं है, यहां है अलॉटमेंट ड्यू। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बस मुद्दे की चीज बाकी वही है, लॉस में वही अमाउंट आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में वही अमाउंट आ रहा है। ध्यान रखना है बस ये कि अलॉटमेंट की जहां पे मनी आप ड्यू कर रहे हो उसी एंट्री में आपको ये करके दिखाना है। इसके अलावा आप कहीं और करके आओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और फाइनली केस नंबर 6 होता है लास्ट केस बच्चों, व्हेन इशू है प्रीमियम पे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होना है। तो पहला अगर मैं लमसम वाला केस देख लूं, तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आ जाता है। अगली एंट्री में हम लोग क्या करते हैं,
वही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू आ गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें प्रीमियम आ गया। ये नॉर्मल आपकी एंट्री हो गई। बाकी नया क्या करना है आपको, एक तरफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है और ऊपर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से एक लॉस रिकॉर्ड करना है। और वही अगर ये इंस्टॉलमेंट का केस है तो समझ गए होंगे, बाकी सब सेम चलेगा। बस ध्यान क्या रखना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो क्रेडिट होगा वो कहां पे होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने वाली जर्नल एंट्री में ये डेबिट क्रेडिट होगा। ये बस याद रखना है, ठीक है। बाकी बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मैं बार बार कह रहा हूं ये लाइबिलिटी है, तो अकॉर्डिंगली ये बैलेंस शीट में आ जाता है अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अंडर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहली बात अगेन जो एमसीक्यू में या फिर कई बार रीजन असर्शन बेस्ड एमसीक्यूज में आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये नॉर्मल खर्चा होता है, ये पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, राइट। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो फिक्स रेट पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होता है डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे। पर एनम का मतलब टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि भाई पूरे साल में जितने भी महीने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उतने महीने का ही इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो डिबेंचर में प्रीफिक्स होता है जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। तो अगर 8% डिबेंचर लिखा है इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है डिबेंचर पे वो 8% पर एनम है। अब ये इंटरेस्ट जो है वो मंथली पेबल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, वो टर्म ऑफ इशू में डिपेंड करता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्वेश्चन में गिवन होगा। साल के अंत में इंटरेस्ट, क्योंकि ये खर्चा अल्टीमेटली फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, तो बाकी सारी खर्चे जैसे पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं ईयर एंड में, ये भी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है एज एक्सपेंस। अकॉर्डिंगली क्या एंट्रीज हमारी बन गई, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद ये जो ड्यू इंटरेस्ट है वो हम पे कर देते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट एंट्री होती है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट के खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट जो भी है टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, राइट। यस सर। और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमने ऊपर जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट किया कैपिटल लॉस बोल बोल के, या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया अगेन कैपिटल लॉस बोल बोल के, इसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है। दोनों भी लॉसेस कैपिटल लॉस है, ये मैं आपको बता चुका। अब इसको राइट ऑफ करते हैं हम लोग। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। अगेन मैं वही बोलूंगा, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जो होगा, जो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, इसके 5 यूजेस थे, उसमें आप देख लोगे आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस दोनों भी ये 5 यूजेस के अंदर दिख जाएंगे। बस उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो, नहीं पड़ा या सिक्योरिटीज प्रीमियम एडिक्वेट नहीं है तो जो भी बैलेंस बच गया वो पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं। तो देखो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उदाहरण के तौर पे मानो मेरा डिस्काउंट है 20,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास 18,000 पड़े, तो 18,000 रुपए तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दूंगा और बैलेंस 2,000 रुपए मैं पीएनएल से राइट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये एंट्री आपको एक और करनी होती है। तो ये था बच्चों आपका जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था इस चैप्टर का। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, डिस्कस करने में टाइम लगा क्योंकि है बहुत सारी चीजें, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें शेयर्स चैप्टर से लिंक्ड है तो इसलिए ये बहुत चैप्टर इजी हो जाता है। और जो नए पॉइंट्स भी है इस चैप्टर में, एक नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, मेक श्योर करना, स्पेशली जो 6 मार्कर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से उसमें आपको बिल्कुल फटाफट काम करना है। अच्छी बात यह है कि 6 मार्कर का क्वेश्चन जो आता है वो लेंदी भी नहीं होता, बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको टाइम भी बचाना है इसके क्वेश्चन में, स्पेशली 6 मार्कर क्वेश्चन में, और 100% करेक्ट करके भी आना है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो मेरे छोटे से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने कमेंट्स भी आप डाल देना जरूर से। बाकी बच्चों हमारी मुलाकात होगी अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।